सर्विस इट्स लाइक हैंगिंग फ्रूट्स। आपको ऐसा लगेगा कि भाई अभी ये ले लेता हूँ प्रोजेक्ट तो मुझे एक शॉर्ट इनकम मिल जाए, राइट? बट इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग सीरियसली, डोंट गो फॉर द हैंगिंग फ्रूट्स। ओके, फोकस ऑन द प्रोडक्ट एंड आपको कम से कम 1-2 साल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट सक्सेस हो ही जाएगा। मोस्टली सभी की जर्नी प्रोडक्ट की इस तरह की रही है, लेकिन आपने पहले टाइम से ही प्रोडक्ट पे फोकस किया, तो उस तरह का माइंडसेट आपको कहाँ से मिला? हमारा जर्नी डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था कि हमने सर्विस एंड प्रोडक्ट ऐसे किया। ऑनेस्टली मेरा जो नीड्स था ना, वो मुझे जॉब करने पे मजबूर कर रहा था इनिशियली। सो आफ्टर दैट विद द साइड हसल एंड विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स एंड आनंद ऑल्सो, वी हैव क्रिएटेड अ प्रोडक्ट विद इन अ ईयर। किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या बना रहे हो, लोगों को ये इंटरेस्ट है कि आप कैसे बना रहे हो, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो, चैलेंजेस कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो आपको वो सिखाना है लोगों को। सो दैट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग पब्लिक। सो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें मुझे मार्केट रिसर्च किस तरह से करना चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी किस तरह से सोचनी चाहिए, इवन हाउ आई नीड टू चेक दैट कि मुझे इस टाइम पे प्रोडक्ट को बंद कर देना है या फिर मुझे इससे ग्रोथ स्टेज में टीम को आगे बढ़ाने के लिए दे देना है। सो हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड, मार्केट में कहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए। जैसे कि अगर मुझे 1-1.5 साल पहले पता होता कि एआई एजेंट का इतना ट्रेंड आने वाला है, तो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ एंड माई टीम एज वेल। ओके, सो बेसिकली वी फॉलो एंड आर द बोथ वेरी, आई वुड से कि वो इतना ओपन भी है और ब्रूटल भी है। अगर आपने वहाँ पे अपना आइडिया रखा और अगर उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये आइडिया ठीक ठाक है या तो फिर ऑलरेडी बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग आपको ओपनली बोल देंगे। सो अजय, अगर हम एक एग्जांपल है, सपोज कि मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, आई हैव लिमिटेड बजट, और मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो कि एक MVP स्टेज पे रेडी हो, देन कौन से 3 से 5 स्टेप करने चाहिए मुझे अपनी प्रोडक्ट को एटलीस्ट अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए? ऐसे कौन से मैट्रिक्स है प्रोडक्ट के जो हमें पहले दिन से मेजर करने चाहिए कि आज मैंने लॉन्च किया तो पहले दिन से वो सारे मैट्रिक्स मेरे पास होने चाहिए। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में पूछना चाहिए, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट मोटिवेट्स यू, व्हाट इज योर विजन? हाय गाइस, वेलकम टू बिल्डबोर्ड ऑन पॉडकास्ट विद टीएसटी टेक्नोलॉजी। आज के पॉडकास्ट में हम आपके लिए डेफिनेटली वेरी अमेजिंग स्टोरी लेके आए हैं। इन दिस पॉडकास्ट वी विल लर्न कि $3 मिलियन की सेल हम किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, जो कि हमारे गेस्ट ने करके रखी है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट ग्रोथ मैप, जैसे कि प्रोडक्ट को आइडिया आने से लेके उसे मार्केट कैसे करना, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी किस तरह से बनानी, कंप्लायंस किस तरह से मैनेज करना, एंड देयर आर सो मेनी थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ग्रोथ, प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट सेल्स and multiple things. So thank you so much Ajay bhai and Anand bhai for coming on Build Mode on podcast with TST Technology. Thank you, Parth, for inviting me. Myself Ajay. Myself Anand. So let's start from the first thing. It will be like conversation between us rather than question answers. So you started your company as from the day one, almost a product mindset. Mostly क्या होता है कि सभी लोग, जैसे कि हमने स्टार्ट किया, so we started from सर्विस बिजनेस, 5-6 साल करते हैं, उसमें से कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट करते हैं, फिर कोई प्रोडक्ट का आइडिया आते हैं और उसे ट्राई करते हैं, उसे स्केल करने की। ऑलमोस्ट सभी जो अब तक मैंने देखा है इन पर्सन कि मोस्टली सभी की जर्नी प्रोडक्ट की इस तरह की रही है, लेकिन आपने पहले टाइम से ही प्रोडक्ट पे फोकस किया, तो उस तरह का माइंडसेट आपको कहाँ से मिला? ओके, सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो जब मैं कॉलेज में था, उसी टाइम पे दिस इज़ द टाइम ऑफ इंजीनियरिंग, राइट? मैं 4th सेमेस्टर में था, तब मैंने सबसे पहला मेरी वेबसाइट बनाई थी कॉलेज में। द नेम इज़ NG गाइड। ओके, सो उसका पर्पज़ ये था कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को, 4th, 5th, 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम पेपर्स मिल पाए, और वो पॉपुलर हुआ। एंड देन आई हैव एडेड द गूगल एड्स एंड अदर रेवेन्यू जनरेशन टूल्स ऑन दैट। एंड वहाँ से मुझे मिला कि भाई मैं ग्लोबली भी पैसा कमा सकता हूँ, राइट? एंड देन कॉलेज जैसे ख़त्म हुआ, उसके बाद ड्यूरिंग द जॉब विद साइड हसल आई हैव क्रिएटेड फर्स्ट प्रोडक्ट. The name is social media marketing tool, which is the widget for WordPress. A very small widget that I have built with the Vrushank and made it live on Envato store. And within a week, we have made sales of almost 10 sales within a week, right? So that gave us a spark. But during the job, we were not able to get the satisfaction. हम लोगों को वो मज़ा नहीं आ रहा था, फ्रीडम नहीं मिल रहा था. That is the main challenge, right? कि भाई जो खुद की क्रिएटिविटी है या फिर खुद का जो पैशन है वो हम फॉलो नहीं कर सकते थे उस टाइम पे. सो इवन दो ड्यूरिंग द जॉब हम लोगों ने मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए उस टाइम पे,
और अप्लाई भी किए एनवाटो पे, बट वो फेल हो रहे थे, वो लोग रिजेक्ट कर रहे थे। एंड द ओनली रीज़न इज़ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी ऐसा होना चाहिए जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो। एंड वी हैव इवॉल्व आवर स्किल्स। एंड हमारा जर्नी डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था कि हमने सर्विस एंड प्रोडक्ट ऐसे किया। ऑनेस्टली मेरा जो नीड्स था ना वो मुझे जॉब करने पे मजबूर कर रहा था इनिशियली। So after that, with the side hustle and with the help of friends and Anand also, we have created a product within a year. Okay, और एक प्रोडक्ट जो फर्स्ट हमारा सक्सेसफुल प्रोडक्ट था वो मटेरियलाइज एडमिन है, जो एनवाटो पे अभी ऑलमोस्ट $1 मिलियन का अभी वैल्यू क्रॉस कर चुका है। सो वो हमने बनाया। उससे पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे सर्विस प्रोजेक्ट भी साथ में लिए और प्रोडक्ट भी कर रहे थे। बट द इश्यू इज़ कि हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे। सर्विस इट्स लाइक हैंगिंग फ्रूट्स। आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं अभी ये ले लेता हूँ प्रोजेक्ट तो मुझे एक शॉर्ट इनकम मिल जाए, राइट? बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग सीरियसली, डोंट गो फॉर द हैंगिंग फ्रूट्स। ओके, फोकस ऑन द प्रोडक्ट। एंड आपको कम से कम 1-2 साल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका फर्स्ट प्रोडक्ट सक्सेस हो ही जाएगा, राइट? सो यू डोंट यू डोंट नीड टू मेक योर सेल्फ लाइक कि मैं ये नहीं कर सकता। आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, डोंट क्विट एंड गो ऑन। एंड इवेंचुअली आपको खुद से ही रास्ता मिलता जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सक्सेड इन दिस एरिया। So this question is specifically to you, Anand. So your role is mostly the market research, designing, and your role is Ajay. Mostly role is product growth and marketing and other things. So अगर मुझे कोई प्रोडक्ट बनानी है तो उसमें मुझे मार्केट रिसर्च किस तरह से करना चाहिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी किस तरह से सोचनी चाहिए, इवन हाउ आई नीड टू चेक दैट कि भाई मुझे इस टाइम पे प्रोडक्ट को बंद कर देना है या फिर मुझे पिवोट करना है या फिर मुझे इससे ग्रोथ स्टेज में टीम को आगे बढ़ाने के लिए दे देना है। मीन्स एंड टू एंड की प्रोडक्ट रिसर्च टू प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बीच में क्या जर्नी रहती है प्रोडक्ट की पूरी। अगर किसी लोगों को भी प्रोडक्ट बनानी हो तो उसका फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए और लास्ट स्टेज क्या होना चाहिए, वो हम समझते और हैं। आपकी इंटरनल चेकलिस्ट उसकी क्या है? Okay. So, first of all, whenever we start our first product, okay, so तब से लेकर अब तक की जो जर्नी है उसमें हम जो भी सीखे हैं वो एक एक पॉइंट में बता दो, जो भी की पॉइंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever we create a first product like admin dashboard, materialize admin dashboard, so उस टाइम पे मैं एज एन डिज़ाइनर उस एडमिन टेम्पलेट का पार्ट हुआ था। बट वहाँ से जब हमने डिसाइड किया कि एडमिन टैबलेट हमें जो की फीचर या जो की थिंग्स है जो हमें बनानी है, उसके पहले हमें बहुत सारा मार्केट का रिसर्च किया था। जैसे कि ऑन गूगल या फिर ऑन इंटरनेट हमने काफ़ी सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी देखी थी, काफ़ी ऐसी कैटेगरीज भी देखी थी कि इस कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट को लॉन्च करें या बनाएं, ठीक है। उसके बाद वो जो भी रिसर्च है सारी, उस पे फिर इन डेप्थ जाके हमें पता चला कि हमें एक डैशबोर्ड एडमिन टेम्पलेट करके उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थिंग्स ऑन गूगल ट्रेंडिंग चल रहा था और सारे बिजनेस में उस टाइम पे एडमिन टेम्पलेट्स की सबको ज़रूरत थी। तो उस टाइम पे फिर वी डिसाइडेड कि हाँ हमारे पहले प्रोडक्ट ही होने चाहिए। तो फर्स्ट फेज इज़ कि व्हेनेवर यू क्रिएट एनी प्रोडक्ट्स, ओके, सो सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि व्हाट्स एक्चुअल पीपल नीड्स, और कोई भी बिजनेस है उसको सबसे पहले क्या चाहिए और उसकी जो भी प्रोडक्ट का जो सॉल्यूशन है, जैसे कि एडमिन डैशबोर्ड पहले भी मिलते थे, ऐसा नहीं, बट एंड टू एंड जो फर्स्ट से लेके लास्ट तक जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हम जो डैशबोर्ड्स में, जिसके अंदर एप्लीकेशन हो गया, AI बिल्ट इन हो गया या फिर पेजेस हो गया, व्हाटएवर चार्ट्स वगैरह जो भी, तो फर्स्ट से लेके एंड तक जो भी सॉल्यूशन है वो हम एक ही प्रोडक्ट में प्रोवाइड करते थे। सो बेसिकली आपको ना एक नीश पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहली चैलेंज यही होती है, जैसे आनंद ने बताया, राइट, कि आपको मार्केट पकड़ना पड़ेगा। हम लोग उस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ उस एरा की जब PHP वाज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द वेब डेवलपमेंट, राइट। उस टाइम पे एंड्रॉयड जस्ट आ रहा था और वर्डप्रेस का काफ़ी बूम था, राइट। सो हम लोग पहले से ही डिजिटल प्रोडक्ट्स ही बना रहे हैं, ओके। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द डिजिटल प्रोडक्ट, आपको
पहले आपका मार्केट नीश पकड़ना पड़ेगा। हम लोग पहले क्या कर रहे थे, थोड़े टाइम वर्डप्रेस की प्रोडक्ट बना रहे थे, थोड़े टाइम कोई और प्रोडक्ट बना रहे थे। फिर इवेंचुअली हमें लगा कि हमारा स्किल, ठीक है, पहली चीज़ ये है कि आपका स्किल कहाँ पे है, दूसरी चीज़ आपकी टीम क्या कर सकती है, क्योंकि वही तो है बनाने वाले लोग, राइट। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं स्पेसएक्स बना दूं, तो पहले मुझे मेरी स्किल और मेरे टीम की स्किल देखनी पड़ेगी, राइट। सो इट्स लाइक बोथ बोथ द वे, राइट। सो हम लोगों ने पहले ये चेक किया कि हम कहाँ पे फिट हो सकते हैं, एंड हमने वो मार्केट गैप भी देखा। जैसे आनंद ने बोला कि मैं जब जॉब कर रहा था ना, तो हर बार लोग क्या कर रहे थे, प्रोजेक्ट जैसे ही आए सर्विस में, फ्रॉम द स्क्रैच चालू करते थे, ये बनाओ एडमिन पैनल, इसमें ये पेजेस होने चाहिए, ये सब कंपोनेंट्स होने चाहिए। सो मैंने सोचा कि भाई हम लोग क्या कर सकते हैं कि लोग इजीली गेट स्टार्टेड कर पाए। इट्स लाइक अ बॉयलर प्लेट टू गेट स्टार्टेड। सो हमने यहाँ पे प्रॉब्लम ढूंढा और उस डोमेन को हमने सिलेक्ट किया, एंड ये थी डोमेन सक्सेस जर्नी। बट हम लोग फेल भी हुए थे वर्डप्रेस में, ठीक है। उसमें उस टाइम पे वर्डप्रेस के थीम्स एंड प्लगइन्स बहुत चल रहे थे, हम लोगों ने बना भी दिया था, वो अप्रूव भी हुआ था। बट द थिंग इज़ कि उस टाइम पे हमारे पास सपोर्ट का टीम इतना ज़्यादा नहीं था, और जब भी कस्टमर परचेज करता है तो मल्टीपल सपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, राइट। सो बोथ जॉब एंड सपोर्ट वॉज नॉट फिजिबल टू अस। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू विल लर्न कि आपको कौन सा डोमेन में जाना चाहिए, या फिर कौन सा डोमेन आपको पकड़ना चाहिए बिफोर क्रिएटिंग द प्रोडक्ट। सो द की रिजल्ट इज़ कि आपका स्किल्स क्या है, आपकी टीम कहाँ पे फिट हो रही है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट क्या है। दीज आर द मेन थिंग्स यू नीड टू कंसिडर बिफोर क्रिएटिंग समथिंग। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपने पूरा रिसर्च किया, बाद में आपने आपकी स्किल दिखी, तो पहले तो कुछ एआई था नहीं, तो लाइक आपको जाके गूगल में जाके रिसर्च करना पड़ेगा, और वहाँ पे तो वही लाइक जिसका एसईओ अच्छा है वो लोग ही वहाँ पे लाइक पहले रैंकिंग करते थे। बट अभी तो क्या है कि एआई आ गया, मीन्स प्रोडक्ट रिसर्च, आप परप्लेक्सिटी पे जाओ, आप सारा करो तो आपका प्रोडक्ट रिसर्च कर देते थे। तो उस टाइम पे आपने कैसे ऐसा नीश ढूंढा कि आपको मटेरियल एडमिन पैनल का ही टेम्पलेट बनाना चाहिए? ओके, अगर देखो एआई एरा में ना एक चीज़ कॉमन है कि भाई आइडिया मैटर नहीं करता, ठीक है। सो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ओके, उस टाइम पे हमने कैसे वो नीश फाइंड किया, तो देखो उस टाइम पे एआई भी नहीं था, और और दूसरी चीज़ ये थी कि हमको मार्केटिंग आता नहीं था। दैट्स वाई हम लोगों ने मार्केट प्लेस चूज़ किया। तो हमारी जर्नी कहाँ से है, इंजीनियरिंग से लेके हमने पहले इंजीनियरिंग सीखा, हम कैपेबल हुए वर्ल्ड वाइड लेवल की प्रोडक्ट बनाने के लिए। उसके बाद हमने खुद का स्टोर किया, वहाँ पे हम मार्केटिंग सीखे एंड सो ऑन। ओके, तो सबसे पहले मुझे तो यही ढूंढना था कि कहाँ से, मतलब कि कौन से प्लेस पे मैं प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ जहाँ पे मुझे सिर्फ इंजीनियरिंग का एफर्ट्स लगे और डिज़ाइनिंग का एफर्ट लगे, राइट। सो आनंद ने उस टाइम पे रिसर्च किया कि भाई डिज़ाइन कौन सी ट्रेंडिंग है, राइट आनंद। और उस टाइम पे आई गेस गूगल मटेरियल वाज गेटिंग पॉपुलर, राइट। सो ऐसे 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 हमने डिज़ाइन सिस्टम सेलेक्ट किया। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने पहले बताया कि गैप कहाँ पे है, वो हमने ढूंढा। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या किया कि जहाँ वहाँ पे जो भी कैटेगरीज़ में जितने भी सेलर्स है, ठीक है, एनवाटो के मार्केट प्लेस पे, वो हमने आइडेंटिफाई करने स्टार्ट किए कि भाई कौन सी कैटेगरी में वीकली सेल्स किस प्रोडक्ट का कितना हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर हमने वहाँ पे जाके कस्टमर के फीडबैक और कमेंट्स पढ़े, और हमने आई गेस ऑलमोस्ट 3-4 डेज़ वही एनालाइज किया कि भाई कस्टमर को क्या क्या पेन हो रहा है, ठीक है। और वो सब कलेक्ट किया, और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई एक वीक में वहाँ पे ना वीकली चार्ट प्रिपेयर होता था कि प्रोडक्ट लीड बोर्ड जैसा, इस प्रोडक्ट का इस वीक में 70 सेल है, इसका 75 सेल्स है, ऐसा करके। तो हम वो लीड बोर्ड फॉलो करते थे, और वहाँ से हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस कैसे आता था कि भाई चलो ये क्रिएटर, इसकी ये स्किल से 100 सेल कर रहा है, तो हम अपनी स्किल से एटलीस्ट 25 तो कर सकते हैं ना। सो ये हमारे लिए मोटिवेशन जैसा था। सो वो चीज़ को हमने पकड़ के फिर प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। और जैसे होता है ना कि हम अपना एक आइडल सेट करते हैं, तो वो क्रिएटर को हमने आइडल सेट किया था कि भाई इसको हमें देख करके हमें बनाना है कि भाई हम कैसी इससे भी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ हमने ये देखा कि भाई मटेरियल डिज़ाइन अभी भी कहीं पे है नहीं उस टाइम पे। सो उसको हमने पिक किया, और स्टोरी गोज़ ऑन, एंड हमने वो प्रोडक्ट्स बनाए। और सबमिट करते ही पहले ही बार में हमारा सिर्फ सॉफ्ट रिजेक्शन आया था एनवाटो से। सो इट्स अ गुड फॉर अस। हार्ड रिजेक्शन इज़ लाइक दे विल नॉट एक्सेप्ट इन एनी वे, ओके। और एट दैट टाइम एनवाटो बहुत ही स्ट्रिक्ट था।
अभी ये मार्केट प्लेस काफ़ी ईजी हो गया है एंड कम्पिटिटिव भी है, सो आई वुड नॉट रिकमेंडेड फॉर द न्यू जॉइनीज़। बट हाँ, उस टाइम पे वो लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और हमारा प्रोडक्ट सॉफ्ट रिजेक्ट हुआ। उसके बाद हमने उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स थे वो किए और फिर से सबमिट किया एंड दे एक्सेप्टेड इट। Ajay, you mentioned a very important point, that is finding a trend also. So how to find a trend? जैसे कि हमारी कन्वर्जेशन पे हुई थी पहले, तो यू ऑल्सो मेंशन दैट कि व्यू जेएस जैसे है और उसके 3 महीने में आपने व्यू जेएस का टेम्पलेट बना दिया था। लेकिन ट्रेंड से अगर हमें अपडेटेड रहना हो तो हमें किस तरह की वेबसाइट फॉलो करना चाहिए, गूगल ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, या फिर मार्केट में कहाँ पे एक्टिव रहना चाहिए? जैसे कि अगर मुझे 1-1.5 साल पहले ही पता होता कि एआई एजेंट का इतना एक्टिवेशन ट्रेंड आने वाला है, तो आई कैन प्रिपेयर माई सेल्फ एंड माई टीम एज वेल। सो हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड? ओके, सो मैं अभी के हिसाब से आंसर दूंगा क्योंकि वो जो एरा था वो काफ़ी पुराना था, दैट्स वाई। ओके, सो बेसिकली वी फॉलो एक्स। ओके, एक्स की जितनी भी कम्युनिटी है, आपका जो भी नीश है, मान लो आप एआई टूल बनाना चाहते हो तो एआई की जो कम्युनिटीज़ है उसको पकड़ो। अगर आप इंडी हैकर बनना चाहते हो तो बिल्ट इन पब्लिक कम्युनिटी को पकड़ो। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ करना चाहते हो तो एक्स एंड रेडिट आर द बोथ वेरी, आई वुड से कि वो इतना ओपन भी है और ब्रूटल भी है। अगर आपने वहाँ पे अपना आइडिया रखा और अगर उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये आइडिया ठीक ठाक है या तो फिर ऑलरेडी बनाया हुआ है, वहाँ पे लोग आपको ओपनली बोल देंगे, राइट। और अगर आपने वहाँ पे अपना अपना आइडिया रखा और वो अच्छा है या तो फिर वो कोई वैल्यू प्रोवाइड करता है तो वहाँ पे लोग फीडबैक भी देते हैं। सो वी मेनली फॉलो एक्स, रेडिट, डेवलपर कम्युनिटीज़ लाइक डेली डेव। Apart from that, yes, GitHub also, because we are building a developer products and designer products, so we have followed all those things. And one more thing is, जैसे आपने बोला कि Vue.js या फिर React.js, सो आपको अगर पता हो तो best.js.org करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे एवरी ईयर वो लोग लिस्ट रेडी करते हैं कि कौन सी रेपो को कितने स्टार्स मिले। They categorize based on the UI library, framework library, etc. सो आप वहाँ से ट्रेंड्स चेक कर सकते हो कि भाई कौन सी लाइब्रेरी पॉपुलर हो रही है। और आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि आप फ्यूचर के लिए बना रहे हो। अगर ऑलरेडी कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, अगर उसके लिए आप बनाओगे तो इट विल बी मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू स्टैंड आउट। सो जो भी चीज़ नेक्स्ट वेव में आ रही है आपको उसको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा विथ ऑल दिस प्लेटफॉर्म्स जो मैंने मेंशन किए। और प्रेडिक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे गैप ढूंढना पड़ेगा एंड देन यू कैन डिसाइड कि भाई हाँ, मैं ऐसा कुछ बना सकता हूँ। सो दिस इज मिड जनवरी 2026। 2026 का ट्रेंड क्या रहेगा, आप मुझे बता दो। 2026 का प्रोडक्ट के लिए आप बोल रहे हो? सो अगर मैं बोलूँ ना तो एआई में गोल्ड रश है एंड डेफिनेटली है। एआई में भी क्या? ओके, सो एआई में अगर मैं बोलूँ तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे टूल्स डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स के लिए तो अवेलेबल है ही, लेकिन लीगल सेक्टर वो काफ़ी अनकवर्ड है, ठीक है। और लीगल में काफ़ी टाइम भी ज़्यादा जाता है। मान लो कि कोई केस है, ठीक है, हर एक केस एक इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स ही होता है, ठीक है। और काफ़ी सारे लॉज भी होते हैं कंट्रीज़ के, और जज को भी देखना पड़ता है कि भाई पुराने केसेस में क्या डिसीजंस आए थे जजिस के, राइट। सो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, वो सब देखना पड़ेगा, लॉस देखना पड़ेगा, पुराने केसेस वेरीफाई करना पड़ेगा। सो आई थिंक लीगल में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं जो आप बना सकते हो। सेकेंड इज़ मेडिकल एजुकेशन ऑल्सो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ दी, आई वुड से कि भाई वर्चुअल ट्यूटर जैसा भी आप बना सकते हो। सो हाँ, एआई में मतलब कि आपका डोमेन एक्सपर्टीज़ जो है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल कि भाई मैं कोई फैमिली से आ रहा हूँ जहाँ पे मेरे फादर लॉयर है, तो आपको पहले ना आपका जो फैमिली बैकग्राउंड या तो फिर आपकी जो अनफेयर अपॉर्चुनिटी है ना उसको पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। कि अनफेयर अपॉर्चुनिटी मेरी हो सकती है कि भाई मुझे सीए का नॉलेज है या तो फिर मुझे मार्केट या फिर स्टॉक्स का नॉलेज है, सो दैट इज़ माय अनफेयर एडवांटेज, राइट। और उसको मैं ब्लेंड करूँगा मेरी स्किल्स से कि भाई मुझे एआई में ये चीज़ आता है, और उस दोनों को आप कंबाइन करोगे ना तो आपको जो चीज़ मिसिंग है 2026 में विथ एआई यू कैन फाइंड आउट। सो ऐसा मत कीजिए कि भाई डिज़ाइनिंग में मैं ये बनाऊँ, डेवलपर के लिए ये बनाऊँ, क्योंकि वो तो काफ़ी लोग बना भी रहे हैं, ठीक है। सो फाइंड द अनफेयर एडवांटेज ऑफ योर बैकग्राउंड एंड वर्क ऑन दैट। सो यस, तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने रिसर्च कर लिया,
अब क्या आता है कि डेवलपमेंट करने के बाद आपने रिसर्च करके रेडी रखा कि आप बनाओगे, बट ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं कि जो आपके साथ लाइक पैरेलली वो भी डेवलप कर रहे होते हैं। तो वो MVP लॉन्च करने का टाइम क्या होता है कि लाइक काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि वो लाइक वन मोर फीचर। सो कौन से मिनिमल स्टेज पे आपको प्रोडक्ट लॉन्च पे चले जाना चाहिए? क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लाइक वी आर रनिंग सर्विस बेस्ड कंपनी, सो हमारा काफ़ी उसमें एक्सपीरियंस रहा कि क्लाइंट बोलते हैं कि एक फीचर ऐड कर देना तो सक्सेस हो जाने के चांस ज़्यादा है, और एक फीचर ऐड कर दे तो भी सक्सेस ज़्यादा हो जाएगा। बट उसमें आपका क्या कहना है? ओके, सो आई वुड से कि आपका जो भी लेट्स से कि आइडिया है, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, या तो फिर मैं किसी को क्या सजेशन दूंगा, द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप निश जो भी है, ठीक है, आपकी ऑडियंस या तो यूज़र्स जहाँ भी है, वेदर इट्स ऑन एक्स, रेडिट और डेली डेव, आप वहाँ पे डेली अपीयर होना स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये है। और वहाँ पे आप जो सोच रहे हो वहाँ वो शेयर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ अपीयर डेली, ओके। दूसरी चीज़ है बिल्ड इन पब्लिक, जो हम लोग फॉलो करता है, ठीक है। ऐसा ना करो कि भाई जो पहले वाटरफॉल या तो फिर MVP में भी लोग करते हैं कि भाई इतने फीचर्स हमारे USP हम उसको जाने देंगे, ठीक है, फर्स्ट रिलीज़ में। वो भी मत करो। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आपको जो आप वैल्यू दे रहे हो, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट के लिए, आपने जो गैप ढूंढा है वो मार्केट में, उसको ओपनली बोलना स्टार्ट कर लो वो कम्युनिटी में, ठीक है, जहाँ पे आपके जैसे ही लोग हैं। और वहाँ पे वो लोग आपको फीडबैक देंगे कि हाँ दिस इज़ द गुड पॉइंट, ठीक है। उसको पकड़ो और फिर बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। सीधा बनाना स्टार्ट ना करो। और दूसरी चीज़ आनंद, हमने ये भी देखी है कि काफ़ी लोग ना बोलते हैं कि भी मेरा आइडिया है वो क्लोज रहना चाहिए, या तो फिर मेरे पास कोई रॉकेट साइंस आइडिया है। सो ये सब टाइम अब गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। बी ओपन एंड शेयर योर थॉट्स कि भाई मैं ये ऐसा कुछ बना सकता हूँ, राइट, एंड गेट द फीडबैक, एंड बेस्ड ऑन द फीडबैक इटरेट इट, ओके। कि भाई आप बाई वीकली स्प्रिंट, हमारा अभी क्या है कि हमारा बाई वीकली स्प्रिंट होता है। सो जैसे हमारा स्प्रिंट स्टार्ट होता है ना, उससे पहले के एक दो दो 2-3 वीक से पहले हम लोग ना फीडबैक गेन करना स्टार्ट कर लेते हैं यूज़र्स के। और मार्केटिंग टीम हमें फीडबैक देती है कि भाई यूज़र्स को ये चीज़ चाहिए, और हम उसके बाद उसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। वट इट तो मीन्स हमें फ्रस्ट्रेट नहीं रहना है कि ये फीचर और बना दे, ये मोर बना दे तो हमारा चल जाएगा। पहले हमें रिसर्च स्ट्रॉन्ग करनी है, देन प्रोडक्ट बिल्डिंग करनी है। हाँ, एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनो कि वो यूजर क्या चाहता है। मतलब कि सिंपल चीज़ यही है कि सीधा बनाने मत बैठ जाओ, या फिर ऐसा ना सोचो कि मेरा आइडिया ना रॉक करेगा ही, ठीक है। ऐसा मत डायरेक्ट सोचो। किसी को कॉपी भी मत कर लो कि बड़ी कंपनी इसने बनाया तो मैं भी फीचर दे दूं। हाँ, नेवर डू दैट। तो नाउ इसमें एक सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वी आर बिल्डिंग इन पब्लिक, ओके। तो ऐसा कौन सा पॉइंट आता है कि जब हमें डिसाइड करना चाहिए कि अभी हमें पिवोट करना है, या फिर मुझे इस प्रोडक्ट को छोड़ देना है, या फिर दिस इज प्रोडक्ट कि वो दिस इज नॉट फॉर सेल, ये आई थिंक इतना सेलेबल नहीं है। सो इस तरह के कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप रखते हो अपनी कंपनी में व्हाइल बिल्डिंग अ प्रोडक्ट? मीन्स आपने शेयर किया और वहाँ पे फीडबैक भी आया, आपने सोचा कि ये बना सकते हैं, बाद में आपने देखा कि नहीं नहीं ये रॉन्ग आइडिया था, तो कौन से पॉइंट पे आप उसको लीव कर देते हो? काफी सारे लोग होते हैं कि अभी ये करे तो भी चल जाएगा, माइट भी ये करे तो ये ज्यादा हो जाएगा, एड्स चला दे, कुछ और कर दे। ऐसा फ्रस्ट्रेशन तो प्रोडक्ट बनाने के बाद आता ही है। तो आपने लाइक बोला कि काफी सारी प्रोडक्ट आपने पहले बनाई थी जो चली नहीं और आपने क्लोज कर दी, तो ऐसा आपने कौन सा रिसर्च किया और कहाँ पे देखा कि ये पॉइंट पे आपको पिवट कर देना चाहिए? सो वो फेलियर हमने भी देखा है। हमारी एक प्रोडक्ट थी जिसमें हमने करीबन 1 साल तक मेहनत की थी। पूरी हमारी वर्कफोर्स एक ही प्रोडक्ट के पीछे थी। और फिर वो प्रोडक्ट हम जब ने मार्केट में लॉन्च की, आफ्टर विदिन 1 और 2 मंथ हमें अंदाज़ा हो गया कि ये प्रोडक्ट नहीं चलने वाली। तो द थिंग इज़, व्हेनेवर यू लाइक समथिंग, व्हेनेवर यू डू समथिंग, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ चलेगी ही चलेगी। तो होता क्या है कि वो एक सैस प्रोडक्ट थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोचा कि वो जो सैस प्रोडक्ट है वो मार्केट को नीड है, वो चलेगी ही चलेगी। बट हर बार आपका जो प्रिडिक्शन है वो सही नहीं होता है। बट जब हमने लॉन्च की उसके बाद हमें पता चला कि उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। हमने जो एफ़र्ट डाली थी, हमने जो उसमें मनी डाला था, ठीक है, तो उसका रिवॉर्ड हमें नहीं मिल रहा है। तो एट सर्टेन टाइम 1 और 2 महीने के बाद हमें पता चल गया कि नहीं, इसमें और टाइम नहीं देना है और भी इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो एट दैट टाइम हमने क्विट कर दिया कि नहीं, ये अभी इस प्रोडक्ट में हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो होता क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद
आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मार्केट की जो वैल्यू है, समटाइम्स यू हैव चूज वेरी नीश कैटेगरी, वो एक नीश कैटेगरी थी सैस, तो ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत नीश कैटेगरी की चूज़ कर, आप कोई भी चूज़ करते हो कैटेगरी तो उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी कम होती है, कम। सो मतलब कि मेन चीज़ ये है कि स्मॉल मार्केट एंड नीश कैटेगरी नेवर सेलेक्ट दैट। ओके, वो हमारा उस प्रोडक्ट में लर्निंग वॉल्यूम था। होना चाहिए। हाँ, अगर वॉल्यूम है, कंपटीशन भी होगा, बट वॉल्यूम होगा तो सेल्स भी होगा। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको मार्केट रिसर्च के लिए वो वॉल्यूम भी चेक करना पड़ता है कि डिमांड भी चेक करनी पड़ती है। तो जो फेलियर था ना, फेलियर में एक चीज़ हमने बहुत अच्छी सीखी थी कि हमारी जो वर्कफोर्स थी उसमें अपने जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना उसका आंसर भी इसमें, उसके अंदर हमने इतनी डिटेलिंग में काम किया था, मतलब कोई भी फीचर नहीं छोड़ा था, सारे फीचर्स दे दिए थे फुल फ्लेज में, 1 साल तक मेहनत की। फिर वो सारी पूरी प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद टेस्टिंग वेस्टिंग डिजाइनिंग सब कुछ, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट गेटवे सब कुछ क्लियर करने के बाद हमने लॉन्च की। फिर हमें रियलाइज हुआ कि इसमें हमने 1 साल बर्बाद कर दिया तो नेवर डू दैट। आप जैसे कि आपके That's why पास हम कोई लोगों ने ना बिल्ड इन पब्लिक स्टार्ट किया उसके बाद कि भाई ऐसा नहीं करेंगे कि हमारा जो आइडिया है उसको क्लोज रख के पूरा साल उसमें गवाएंगे। इससे अच्छा है कि हमारी जो भी नई प्रोडक्ट आ रही है, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि वी मूव टू द फ्रेमर ऑल्सो, फ्रेमर एक बहुत बड़ा मार्केट है, हम उसमें भी जाने का सोच रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हम क्या कर रहे हैं कि जो फ्रेमर मार्केट है उसकी रिगार्डिंग मुझे कोई आइडिया है तो वो आइडियाज़ को मैं ट्विटर पे थ्रो करूँगा पब्लिकली, उसको पूछूंगा कि पब्लिक का आंसर क्या है, हाँ ये सच में ये चीज़ की ज़रूरत है, पब्लिक की डिमांड क्या है, पब्लिक की रिएक्शन क्या है, उसके ऊपर आप काम करो, फिर जाके प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत मेहनत करो। और मैं ये भी नहीं कहता कि पहले दिन ही पूरी प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर दो, स्टार्टिंग में थोड़े फीचर्स, थोड़ी थिंग्स, थोड़ी इन्वेस्टमेंट, जाके लॉन्च करो, पब्लिक की रिएक्शन देखो, वो सब देखो, फिर जाके पूरी मेहनत करो। और जैसे ही हमने फ्रेमर का डोमेन परचेस किया और ट्विटर पे उसकी पोस्ट डाली ना, उसी दिन हमें इतने सारे रिस्पॉन्सेस आए कि हमें पता चल गया कि भाई इस बिज़नेस में जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट है। सो जैसा आनंद ने बताया ना कि आप कम्युनिटीज़ में एवरीडे पोस्ट करते रहो तो आपको पता चलता रहेगा कि भाई मार्केट है या नहीं। और मैं अगर लोकल एग्जांपल दूँ ना तो आपने मानेक चौक देखा होगा, राइट? तो वहाँ पे काफ़ी सारे ज्वेलर्स की दुकान है, काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन कोई भी वहाँ पे घाटा नहीं कर रहा। सो बिग मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट इज़ द गुड वे टू गो। ऐसा कभी मत करो कि काफ़ी छोटा मार्केट और वेरी निश एरिया आप सेलेक्ट करो, कर सकते हो पर अगर उसके लिए आपको ना काफ़ी ज़्यादा विजन होना चाहिए उसके लिए, ठीक है? और वहाँ पे कस्टमर कौन है वो भी आपको सोचना पड़ेगा। अगर एंटरप्राइज़ कस्टमर है तो उसके लिए आपको फिर अलग से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, राइट? उसके लिए एफर्ट्स भी उस हिसाब से लगेंगे। सो दैट्स हाउ यू डिसाइड। तो हम यहाँ पे ये सोच सकते हैं कि प्रोडक्ट जितना डेप्थ में रिसर्च करोगे उतना सक्सेस ज़्यादा नहीं कि प्रोडक्ट कितना डेप्थ बना है। मीन्स प्रोडक्ट रिसर्च कितना किया वो मैटर करेगा। सबसे पहले आपने रिसर्च नहीं किया और डायरेक्ट बना दिया तो फेल होने के मार्केट चांस। रिसर्च आई वुड से। हाँ, मार्केट रिसर्च। या यस, हम वो मोस्टली हम कर सकते हैं जैसे कि प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, Reddit, रेडिट, डेली डेव है, Yes. गिटहब इवन। अब आपने प्रोडक्ट, चलो आइडिया हमने मार्केट रिसर्च कर लिया, प्रोडक्ट बना दिया, अब उसका मार्केटिंग और सेल्स की क्या आती है प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस कि चलो आपने ये बनाया था मटेरियल यूआई, तो आपने पहले आइडिया भी गैदर कर लिया कि मटेरियल यूआई में बहुत कम लोग हैं। आपने गैप भी देखा कि एडमिन पैनल जब लोग बनाते थे तो स्टार्टिंग में करते थे, आपने बाद में प्रोडक्ट बना दिया और लॉन्च किया, तो उसका मार्केटिंग और सेल्स का एक्टिविटी क्या रहता है आफ्टर प्रोडक्ट लॉन्च? ओके, सो देखो सबसे पहले ना हमारा जो मार्केट प्लेस था, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया वो थीम सिलेक्शन है पहला मार्केट प्लेस। मटेरियलाइज हम लोग ऑलरेडी सेल कर रहे थे एनवर्टो पे, ठीक है। वो कोई लेट्स से कि हमारा खुद का मार्केट प्लेस नहीं था, तो वहाँ पे हमें सिर्फ इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइनिंग एफर्ट लगते थे। मार्केटिंग एफर्ट हमें वहाँ पे ज़ीरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें मार्केटिंग नहीं आता था, बट इवेंचुअली क्या हुआ कि वो प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव होता गया और हमारी नीड हुई कि हमें खुद से सेल करना सीखना पड़ेगा, राइट? सो दैट्स हाउ आवर मार्केटिंग जर्नी स्टार्टेड। जब मैं कॉलेज में था उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने वर्डप्रेस में काफ़ी सारे ब्लॉग्स बनाए थे और वो सब, सो उसी टाइम पे मुझे क्लिक हो गया था कि भाई वर्डप्रेस इज़ द वन हैज़ द बिगेस्ट एसईओ इकोसिस्टम, राइट? कि भाई उसके पास प्लगइन्स है, काफ़ी सारे टूल्स है जो आप इजीली हैंडल कर सकते हो। सो हमने उसको चूज़ किया और एसईओ अनफॉर्चुनेटली मुझे सीखना ही पड़ा, ठीक है। सो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि एज एन प्रोडक्ट क्रिएटर आप उसको निगलेक्ट करो।
ठीक है, आप उसको आउटसोर्स भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स कि आप उसको कितना और कैसे आउटसोर्स कर रहे हो और आपके पास उसका बजट है या नहीं। अगर बजट नहीं है या तो फिर खुद को उसके लिए लर्न करना चाह रहे हो आप लोग, तो आपको वो सीखना ही पड़ेगा, वेदर इट्स फील्स बोरिंग और नॉट, राइट। सो मार्केटिंग में अगर मैं बोलूँ ना तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एसईओ, ठीक है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें मैं ओमिनी चैनल बोलूँगा, जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है, रेडिट हो गया, एक्स हो गया, सो वो सब चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेगी। बट इट डिपेंड्स, लेट्स से कि अगर आप कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको हेल्थ केयर के जो नीश है उसके जो फॉरम्स है वहाँ पे आपको एक्टिव होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द वे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पार्थ मैं आपको बोलूँ कि ये पेन मैं आपको बेच रहा हूँ सीधा ऐसे कि भाई ये पेन अच्छी है, इसका 100 रुपीज़ है और ये बढ़िया चलती है, तो आप इसको ले लोगे? आई थिंक नॉट, इट डिपेंड्स ऑन माई नीड कि मुझे अभी ज़रूरत है कि नहीं है, मेरे पास ऑप्शन कितने हैं। ओके, अगर मैं आपको ये पेन फ्री में दूँ कि भाई आप इसको यूज़ करो, ठीक है, आप ये जो आइटम है आपके लिए फ्री है, आप उसको यूज़ करो, ठीक है, और इवेंचुअली 1-2 महीने बाद आपने यूज़ किया और आपको अच्छा लगा, तो उसके बाद आप क्या सोचोगे? यस, आई कैन बाई इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी डू। ओके, कि मार्केटिंग के साथ साथ हम लोग ना फ्रीमियम मॉडल पे चलते हैं। सो इट्स लाइक फ्रीमियम, फ्री प्लस प्रीमियम। सो पहले हम लोग ओपन सोर्स प्रोडक्ट बनाते हैं जो लाइट वर्जन होती है या तो फिर वैल्यू एडिशन होती है, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि हम कम्युनिटी को गिव बैक करने के लिए भी वो ओपन सोर्स प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स ओपन सोर्स से ही तो बनाया है, राइट। दैट्स वाई, सो वो हमें बूस्ट करते हैं ट्रस्ट गेन करने के लिए यूज़र का। क्योंकि अगर मैं बोलूँ ना तो 100 यूज़र्स हमारे वेबसाइट पे आते हैं और अकाउंट्स बनाते हैं, आनंद हार्डली कितने सेल होते होंगे? 4, 5, 6। ओके। सो द कन्वर्जन रेशियो इज़ वेरी लो इन डिजिटल प्रोडक्ट्स। ओके, सो आप कभी ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है वो मैं इजीली सेल कर पाऊँगा, राइट। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो आपको ना कोई ऐसा मॉडल पकड़ना पड़ेगा जिसमें कस्टमर का ट्रस्ट पहले आप विन कर पाओ, ठीक है, जैसे फ्रीमियम है, या तो फिर जैसे आपने सेल्स में देखा होगा कि 14 डेज फ्री ट्रायल, राइट, वो आप दे सकते हो। सो उससे वो ट्रस्ट गेन होगा और उसके बाद वो कस्टमर कन्वर्ट होगा। बट कस्टमर को लाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो है ना वो एसईओ, एईओ, जीईओ, जो अभी एआई के लिए आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, जैसे मैंने बोला कि ट्विटर पे एवरीडे आप शो अप हो, आपका प्रोडक्ट आइडिया शेयर करो, रेडिट पे आप शेयर करो, गिटहब पे आप अपना ओपन सोर्स रेपोज बनाओ, उसके ऊपर स्टार गेन करो, वहाँ से कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करो, फिर वो ड्राइव होगा। As you mentioned X so many times, I think X is working very well for a tech industry राइट, rather than LinkedIn, according to you. Probably आई वुड से indie hackers and real developers communities. or real engineers communities, yeah. Okay, and you also mentioned about omni-channel marketing in for gaining more trust with respect to SEO as well. So हमने भी इस तरह रिगार्डिंग एक टूल बनाया कि जो कि डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज कि कोई पोस्ट हो, कोई वीडियो हो, तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिकली वो पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक एजेंट बना दिया जिससे कि हमारी टीम का काम काफ़ी कम हो सके। सो दिस इज द गुड स्ट्रेटेजी, यू शुड ऑल्सो डू इट गाइज इफ यू आर लिसनिंग दिस। सो LLM मॉडल विल गेट मोर थिंग्स लाइक पेन, जैसे कि जय भाई ने पेन का एग्जाम्पल दिया, सो ट्विटर भी बताएगा कि पेन अच्छी है, रेडिट भी बताएगा, क्योरा भी बताएगा, लिंक्डइन भी बताएगा। इट शुड बी गुड टू increase your distribution channels so that we can try. Now the important thing is कि what you measure most or what is your approach. Okay, let me correct it. Like in terms of organic ज़्यादा करना चाहिए, paid ads ज़्यादा चलानी चाहिए, branding पे focus करना चाहिए। what work for us is organic, definitely. ओके, और ऑर्गेनिक में भी मैं बोलूँ ना तो कंटेंट एंड यूट्यूब ब्लॉग पोस्ट, वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको ना लॉन्जिटिविटी देता है, ठीक है। अगर हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो जब यूट्यूब पे जाएगा तो वो ऐसा नहीं है कि ट्विटर की पोस्ट के जैसा कि 1-2 दिन वायरल हुआ और वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, लोग उसको 1-2-3 साल तक देखेंगे, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि भाई कंटेंट विथ लेट्स से टेक्निकल कंटेंट और यूट्यूब और वीडियो कंटेंट, ठीक है, ये चीज़ सबसे ज़्यादा काम करती है ऑर्गेनिक में। दूसरी चीज़ ओमनी चैनल्स, जैसे मैंने बताया ये सब, ठीक है। हम लोगों ने पेड्स भी ट्राई किया था, राइट, मेटा एंड ऑल, राइट। द थिंग इज़, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी क्या है, वो एक ज़रूरी थिंग्स है, क्योंकि इफ़ यू आर सेलिंग ए ई-कॉमर्स
प्रोडक्ट्स, सो वो आपके लिए हाइप क्रिएट करना ज़रूरी है, ठीक है, आपको ब्रांडिंग दिखाना ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको मेटा और गूगल में बी द बेटर वे। उसमें आपको क्या है कि कन्वर्जेशन रेट उसमें कम मिलता है पर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होती है, बट वहाँ पे आपको टेक पीपल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको टेक पीपल की हाँ, हमें एडवर्टाइजिंग मेटा करनी में है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है कि हाँ, वहाँ पे टेक पीपल है ही नहीं। इंस्टा पे लोग ऐसे हैं जिसको साड़ी खरीदनी है, पर्स खरीदनी है। वहाँ पे हाँ, सो बेसिकली अगर आपको क्या करना है कि अगर प्रॉपर आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, तो जैसे कि कार्बन ऐड है, तो वो एक प्रॉपर डेवलपर कम्युनिटी में या प्रॉपर जो ऐसे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे वो एडवर्टाइजिंग करनी है, तो ऐसे प्रोवाइडर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको एक्स पे या किसी सोशल मीडिया में जाना है, तो वहाँ पे आप क्या है कि आपने कोई नया फीचर या फिर कोई ऐसी चीज़ लॉन्च की जिसकी आपकी हाइप क्रिएट करनी हो, तो दैट इज़ द बेटर वे। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी प्रोडक्ट को सस्टेन करना है, लॉन्ग टर्म ट्रैफिक या रेवेन्यू जनरेट करना है, तो एसईओ एंड गूगल इज़ द ऑलवेज किंग। और दूसरी चीज़ आपको ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपका प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है। हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका प्राइसिंग वेरी होता है $69 से लेके $500-800 तक, ठीक है। और अगर मैं गूगल एड्स रन कर रहा हूँ और उस टाइम पे जब कोई कस्टमर कन्वर्ट होता है और वो सिंगल लाइसेंस लेता है, देन इट्स नॉट वर्थ फॉर मी, राइट। क्योंकि आपको CTR का जो आउटपुट है वो पता होगा कि 10 कस्टमर एड्स पे क्लिक करते हैं, उसमें से हार्डली एक कस्टमर परचेज करेगा, राइट। सो अगर एक क्लिक का $4 आप एक्सपेंस कर रहे हो, सो आपका ROI मैच ही नहीं होगा, ठीक है। सो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर वेरी नीश टारगेट पीपल को गूगल एड्स दिखाना चाहते हो, बट आपका जो प्रोडक्ट का प्राइसिंग है वो भी ऐसा होना चाहिए कि भाई वो आपको जज कर पाए। हाँ, अगर आप कोई सैस टूल बना रहे हो और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए कस्टमर को ऑनबोर्ड करना है जो आपको लाइफ लॉन्ग पे करता रहेगा, सो इन दैट केस यस यू शुड गो विद दी गूगल एड्स एंड ऑल। So still this day our all products are like वो वन टाइम सेल है। जब हम रिकरिंग रेवेन्यू के मॉडल में जाएंगे, जैसे एक्चुअल सेस में होता है या तो फिर XaaS में होता है, राइट, उस केस में हाँ आप कर सकते हो। और उसमें भी आपको अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो मैं बोलूँगा कि आप उसको आउटसोर्स करो, क्योंकि गूगल एड्स इज़ लाइक ऑलवेज लर्न एंड प्ले। ऐसा नहीं है कि भाई आप फर्स्ट टाइम पे ऐड रन कर दोगे और आउटपुट आ जाएगा, और आपका बजट भी ज़्यादा होना चाहिए उस केस में। ओके, सो अजय, अगर हम एक एग्जांपल है, सपोज कि मेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है, आई हैव लिमिटेड बजट, मेरे पास अपनी खुद की ऑडियंस भी नहीं है, सपोज मेरा ट्विटर एंड लिंक्डइन अकाउंट भी नए नहीं बने, 100 भी कनेक्शन नहीं है, और मुझे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो कि एक MVP स्टेज पे रेडी हो, और आज की तारीख में अगर वो रेडी नहीं भी है तो विद द हेल्प ऑफ AI आई कैन मेक इट डन विद इन 1 और 2 वीक्स इजीली, वी नो दैट। देन कौन से 3 से 5 स्टेप करने चाहिए मुझे अपनी प्रोडक्ट को एटलीस्ट अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए? और आपके सपोज कि आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप अपने मार्केटिंग हेड को कौन से टास्क देंगे? ओके, सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट MVP स्टेज पे आए ना, उससे पहला हमारा मार्केटिंग स्टार्ट हो गया होता है। एग्जैक्टली। सो प्री मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं कि भाई जैसे मैंने बोला ना कि हम लोग फ्रेमर डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। सो हमने जो भी हमारा पहला डोमेन बाय किया, ठीक है, framespark.io, ठीक है, उसी दिन मैंने उसको ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारे जो आइडियाज़ है जो हम लोग बना रहे हैं उसको भी मैंने स्टार्ट कर दिया। सो सबसे पहली चीज़ है शो अप डेली और अपीयर डेली, ठीक है। ये काम नहीं करेगा कि भाई मुझे AI आता है, मुझे कोडिंग आता है, मैंने प्रोडक्ट बना लिया, अभी मैं उसको बेचूंगा, ऐसे नहीं काम करेगा ये चीज़, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना जो है ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर इंजीनियर्स, बट मार्केटिंग इज़ अ टोटली डिफरेंट गेम, ठीक है। तो आपका MVP स्टेज जब तक रेडी हो ना, उस टाइम तक आपके पास ऑडियंस होनी ही चाहिए। अदरवाइज़ आपको क्या प्रॉब्लम होगा कि आप वो MVP में जो भी USP ऐड कर रहे हो, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स आप ऐड कर रहे हो, उसका फीडबैक आप कैसे लोगे? ठीक है, MVP डिसाइड कौन करता है, मुझे ये चीज़ बनानी है, ऐसी बनानी है, ठीक है, वो मैं डिसाइड करूँगा, उससे ज़्यादा बेटर है कि कस्टमर डिसाइड करे, ठीक है। सो फ्रॉम द डे वन अपीयर डेली, ओके, पूछो कम्युनिटी में कैसा चाहिए, क्या गैप है, क्या बना सकते हैं, और उसके बेसिस पे आपका प्रोडक्ट का जो MVP है वो या तो फिर MLP पॉइंट्स है वो आप बनाना स्टार्ट करो। एंड आपका जो लैंडिंग पेज है ना, दूसरी चीज़ ये है कि आप लैंडिंग पेज कोई भी AI टूल से बना के उसको डाल ही दो, ठीक है, प्री लॉन्च करके ऐसा करके, ठीक है। भले ही प्रोडक्ट रेडी नहीं है, और उसको ना फ्रेंड को बोलो, कम्युनिटीज़ को बोलो कि भाई अभी ये प्री लॉन्च हो रहा है,
ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हो कि भाई अभी अर्ली स्टेज प्राइसिंग हमारा ये चल रहा है और ये मेरा आइडिया है, और वहाँ से आप वैलिडेट करो कि भाई लोग परचेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि भाई आईफोन 18 आ रहा है और अर्ली प्राइस जो अभी है वो सिर्फ 50,000 है, सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि उनको उसमें वैल्यू दिख रही है, राइट। तो आपकी प्रोडक्ट में वो वैल्यू दिखेगी तब जब लोग, एक दो लोग भी सब्सक्राइब करेंगे। सो MVP स्टेज आते तक आपको अपनी कम्युनिटी या तो फिर ऑडियंस बिल्ड करना पड़ेगा, या तो फिर वो कम्युनिटी का गैप आपको पता होना चाहिए इवेंचुअली। उसके बाद प्रोडक्ट लॉन्च करो। एट दैट टाइम ऑल्सो आपके लर्निंग्स भी शेयर करो कि भाई मुझे ये बनाने में ये चैलेंज हुआ और मैं ये सीखा। किसी को इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है कि आप क्या बना रहे हो, ठीक है, लोगों को ये इंटरेस्ट है कि आप कैसे बना रहे हो, आप प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हो, चैलेंजेस कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो आपको वो सिखाना है लोगों को। सो दैट इज़ द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ड इन पब्लिक। सिमिलरली फेल इन पब्लिक भी आप फॉलो कर सकते हो कि भाई मैंने ये फीचर बनाया और ये इस वजह से फेल हुआ, ठीक है, एक्सेप्ट इट इन पब्लिकली इवन। ठीक है, सो ऐसे करके आपको ना एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ MVP कि भी आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि मुझे इसको रिलीज़ करना है या नहीं करना है। सो फेल होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं उस टाइम पे, क्योंकि आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि भाई लोग लैंडिंग पेज से सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं देन लीव दैट आइडिया, राइट। गॉट इट। तो इससे मेरा टाइम, पैसा और एफर्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें बच सकती Exactly. हैं। एंड आई कैन ऑल्सो गेट अ प्री चेक, ओके दिस विल वर्क और दिस विल डोंट वर्क। जस्ट एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मुझे एक क्वेश्चन आया। You are a product company, you are selling the things, so why you mostly don't focus on marketing, growth and sales only and outsource your tech? Is there any specific reason? देखो, अगर आपकी प्रोडक्ट का कोर ही इंजीनियरिंग है ना तो आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स, Okay. राइट। कि जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट्स अ कोर ऑफ दैट। अभी मैं उसको आउटसोर्स कैसे कर सकता हूँ, और मुझे उसका ना एक कोर अटैचमेंट और फीलिंग उसका पता है, उसका वैल्यू पता है मुझे अंदर से। सो वो आउटसोर्स अगर करोगे ना तो चांसेस है कि फेल हो सकते हो। थिंक इज़ कि हमारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग का पार्ट है, डेवलपिंग का पार्ट है। अगर वो हम आउटसोर्स करेंगे ना तो उसका आउटपुट हमें चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। सेकंड थिंग कि कोई भी प्रोडक्ट है वो हमारे बेबी की तरह है, हम उसको बचपन से लेके जब तक बड़ी होती है तब तक उसका पूरी हिस्ट्री मुझे पता होती है कि ये प्रोडक्ट कैसे वर्क करेगी, उसके क्या क्या फीचर है, कैसी डिज़ाइनिंग है, कैसा कोड है, सारी थिंग्स। तो वो अगर मैं आउटसोर्स करूँगा ना तो उसकी कोडिंग या डेवलपिंग में भी प्रॉब्लम्स आएगी, उसको हैंडल करने में भी प्रॉब्लम्स आएंगे कि यार उसको उस जो भी टीम है उसके बार बार उसको कांटेक्ट करना पड़ता है, उसको मैनेजिंग में प्रॉब्लम होती है, या फिर डिज़ाइन एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं, या फिर डिज़ाइन हमें जैसी चाहिए, हमें जैसे प्रोडक्ट चाहिए वैसी नहीं मिलती है। तो वो सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। ओके, सो सेम चीज़ इसके ऊपर आप, हाँ, आप सपोर्ट आउटसोर्स कर सकते हो, इवन मार्केटिंग भी आउटसोर्स कर सकते हो, ठीक है। आप इंजीनियरिंग तब आउटसोर्स करना चाहिए जैसे आपकी जैसी कंपनी है, ठीक है। अगर मैं कोई फूड इंडस्ट्री का मालिक हूँ और मुझे कोडिंग आती ही नहीं, राइट, इन दैट केस यस यू कैन आउटसोर्स इट। और आउटसोर्स नहीं कर सकते एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग दैट। ओके। ओके, तो प्रोडक्ट को हमने रिसर्च भी कर लिया, MVP भी बना लिया, चेक भी कर लिया, प्रोडक्ट लॉन्च हो गया मार्केट में हमारा। तो उसका कौन से मेट्रिक्स होते हैं जो हमें मेजर करने हैं? जैसे आपने बोला कि आपने 1 ईयर तक प्रोडक्ट बनाया और बाद में दो मंथ में ड्रॉप कर दिया, बट वो इट्स नॉट इजी थिंग, क्योंकि आपको ऐसा होप होगा कि माइट बी अभी भी मोर 2 मंथ दे, 3 मंथ दे, माइट बी ये चल जाएगा मार्केट में। तो ऐसे कौन से मेट्रिक्स है प्रोडक्ट के जो हमें पहले दिन से मेजर करने चाहिए कि आज मैंने लॉन्च किया तो पहले दिन से वो सारे मेट्रिक्स मेरे पास होने चाहिए कि जो मैं मेजर कर पाऊँ? सो ऐसे कौन से मैट्रिक्स आप मेजर करते हो आपकी प्रोडक्ट में? ओके, सो जैसे ही हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, हम उसी टाइम से ट्रैकिंग मैकेनिज्म जो भी है इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जैसे प्लॉजिबल है, या तो फिर डेटा फास्ट है, या तो फिर गूगल एनालिटिक्स है, ठीक है। हमारा जो पेज व्यूज़ कितना आ रहा है, CTR क्या है आपका, ठीक है, आपकी गूगल की पोजीशन क्या बन रही है, आपका ओमनी चैनल से कितना ट्रैफिक ड्राइव हो रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ आप पहले दिन से मेज़र करना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़ आपको जो ट्रैक करनी है वो MRR है, मंथली रिटर्निंग रेवेन्यू, ठीक है। वो आपके गोल के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। वो चीज़ आप मेज़र कर सकते हो। अगर आप SaaS बिल्ड कर रहे हो तो आपको चर्न रेट अगर आपको पता है Yes, तो yes. वो आपको मेज़र करना ज़रूरी है, क्योंकि चर्न रेट भी बहुत मैटर करता है। कस्टमर रीसब्सक्राइब हो रहा है या नहीं हो रहा है,
वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू कर रहा है यूजेस के लिए या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है वो आपको आफ्टर मेकिंग द प्रोडक्ट लाइव आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। और हमारे केसेस पे हम फ्रीमियम मॉडल पे हम फ्री प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, तो मेजरली हम ये ट्रैक करते हैं कि मंथली बेसिस पे कितने डाउनलोड्स फ्री प्रोडक्ट्स के हुए हैं। उसके रिगार्डिंग हमें पता चलता है कि हाँ ये प्रोडक्ट पॉपुलर हो रही है, उसके डाउनलोड्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं। हमारी फ्री रेपोजिटरी है जो प्रोडक्ट की, उस पर गिटहब स्टार कितने आ रहे हैं, पब्लिक क्या उस पर कमेंट कर रही है, कितने फॉर्क हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ मैटर करती है सब में। सो बेस्ड ऑन दैट कि हमें पता चलेगा कि भाई अच्छा ये फ्री ज़्यादा चल रही है तो इसके लिए आप आगे कुछ बनाओ, राइट। बट एग्जाम्पल ले लो कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, अब मैंने फ्री भी वर्जन दिया और उसका पेड वर्जन है, प्रीमियम प्रोडक्ट ही है कि आप 15-20 दिन तक फ्री यूज़ कर सकते हो, बाद में पेड। तो एग्जाम्पल ले लो कि मैं आपका कस्टमर हूँ, आपको नहीं पता मैं आपका कस्टमर हूँ, मैंने लिया फ्री यूज़ किया, बाद में नहीं यूज़ करना किया, तो आप वो कस्टमर फीडबैक कैसे लेते हो? लाइक मैंने क्यों यूज़ नहीं किया, वो तो आपको पता ही चलना चाहिए, अदरवाइज तो आपको पता नहीं चलेगा कि चर्न रेट क्यों बढ़ रहा है, कि उसको वैल्यू नहीं मिल रही है या उसको पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। लाइक फ्री ट्रायल यूज़ किया, मोटा मोटा यूज़ किया, 2-3 फीचर और चला गया। सो वो अगर आपको वो पता हो देन ही आप बताओगे कि इसके ट्यूटोरियल बनाने पड़ेंगे, लोगों को थोड़ा हार्ड पड़ रहा है तो इजी करना चाहिए। सो वो लोगों के फीडबैक आप कैसे वो करते हो? सो मेनली वी यूज़ हॉटजार, ओके। एंड दूसरी चीज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, उससे हमें यूज़र का जर्नी पता चलता है कि यूज़र कहाँ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है आपकी प्रोडक्ट में। मान लो कि उसने फीचर 3 देखा और उसको कंफ्यूजिंग लगा और वहाँ से भाग गया, ठीक है। सो वही वी ट्रैक द जर्नी, ठीक है। दूसरा जो है वो हम हॉटजार का पोल भी रन करते हैं कि जब यूज़र एग्ज़िट हो रहा है या तो फिर हमारा ईमेल ऑटोमेशन भी ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। जैसे ही यूज़र रिन्यू नहीं करता उसका सब्सक्रिप्शन, जो ऑटोमेशन मेल है वो ट्रिगर होगा, उसको जाएगा और पूछेगा कि भाई व्हाट इज़ द रीज़न यू आर नॉट कंटिन्यूइंग विद अस, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी ट्रैक कि भाई यूज़र को क्या प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हम लोग कई बार क्या करते हैं कि यूज़र का जो फीडबैक है उसको पॉजिटिवली लेके उसको बोलते हैं कि ये जो फीचर है वो हम नेक्स्ट इस रिलीज़ में लाने वाले हैं, टिल डेट वी विल गिव यू अ फ्री एक्सेस to this product, right? So this is how you trust the you build the user trust. ऐसा नहीं चलेगा कि भाई यूज़र ने अनसब्सक्राइब किया तो ठीक है, हो सकता है कोई भी रीज़न, आप उसको छोड़ दो, राइट। Yes, उसको तो नेगलेक्ट नहीं करना है। तो हमारे साथ भी ऐसा, मैं एक रियल केस शेयर करूंगा। सो हम एक प्रोडक्ट ग्रोथ का काम कर रहे हैं, उसमें भी हमारा सेम प्रीमियम मॉडल है। सो हमने प्रोडक्ट का जैसे मार्केटिंग करते हैं, एड्स चलाते हैं, इंस्टाग्राम एड्स हो गया, गूगल एड्स, वहाँ से लोग आते हैं। तो मैंने एनालिटिक्स देखा, हम बाय द वे मिक्स पैनल यूज़ करते हैं, हमारा सास प्रोडक्ट है उसमें, कि मिक्स पैनल में मैंने ट्रैकिंग किया कि एक यूज़र आया, उसने इनिशियली डे पे यूज़ किया, बाद में वो यूज़ नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे फीडबैक लेने के लिए मैंने डायरेक्ट उसको कॉल किया और हमने पूछा कि आपने यूज़ किया और बाद में आपने छोड़ दिया, तो उसका उसने रियल फीडबैक दिया कि मैं भूल जाता हूँ कि यूज़ करना है। वन टाइप ऑफ डॉक्टर CRM है, डेंटिस्ट CRM, कि डेंटिस्ट के रिगार्डिंग जो भी ऑपरेशन वर्क होते हैं, लाइक पेशेंट ऐड करना, उसने लाइक क्या क्या ट्रीटमेंट की, उसके कितने पैसे आए, वो सब है। तो वो भूल गया कि मुझे वो भी यूज़ करना है। देन हमने थोड़ा लाइक पर्सनलाइज नोटिफिकेशन जैसा फीचर ऐड किया। तो यस, यहाँ से एक लर्निंग मिल रही है कि कोई भी कस्टमर जा रहा है तो उसको आपको डिटेल में थोड़ा पता होना चाहिए कि वो क्यों गया। देन यू कैन बिल्ड अ फीचर और समथिंग एल्स कि आप उसको रिट्रीट कैसे करो। अदरवाइज तो क्या कि एवरीडे नया कस्टमर ढूंढना इज अ वेरी हार्ड थिंग। एग्जैक्टली। So now I would like to mostly focus on how you are retenting your user. जैसे कि आपने बताया कि आपका मॉडल ये है कि एक बार उसने थीम परचेज की और चला गया। दिस इज़ वन ऑफ द हार्ड थिंग, बिकॉज आपको लाइफ टाइम में कभी भी उस चीज़ का सेकेंड टाइम पैसा मिलने ही नहीं वाला है। राइट। ईच एंड एवरी टाइम यू नीड टू फाइंड न्यू कस्टमर्स। इसका एक पॉजिटिव साइड देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स बढ़ते जाएंगे, उसको कोई नया प्रोडक्ट हम सेल कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू या फिर वॉट एवर स्ट्रेटेजी। सो इफ यू आर बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन हाउ यू आर डूइंग इट, एंड फॉर करंटली यूज हैविंग प्रोडक्ट, उसमें आप अगर कोई मॉडल अपना नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो, सो व्हाट इज दैट? मीन्स पब्लिक में क्या लाइक कौन सा मॉडल बेस्ट रहता है? अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है, सो वन टाइम सेलिंग इज द बेस्ट प्रोडक्ट और रिकरिंग इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और कौन सा चूज करना चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो? ओके। सो देखो, प्राइसिंग मॉडल जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हो और उसके ऊपर कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हमारा मेनली डिजिटल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे हो गया कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है जो यूज़र ने डाउनलोड कर लिया, अभी मेरा उसके ऊपर क्लाउड का कोई एक्सपेंस नहीं है, मैं ना तो कोई AI का मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो उस केस में चांसेस कम है कि यूज़र उसको सब्सक्राइब करेगा। हाँ, अगर आप अपडेट्स दे रहे हो रेगुलरली तो उस केस में हो सकता है वो सब्सक्राइब करेगा। सो
अगर मैं बोलूँ हमारा जो अभी का बिजनेस मॉडल है, ठीक है, उसमें हमने ट्राई किया था रिकरिंग रेवेन्यू या तो फिर सैस नहीं काम करेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कोई, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया शेड्यूलर टूल है हमने बनाया है, राइट। सो वो जो टूल है वो बैकएंड में अपना काम कर रहा है, N8N और LLMs काम कर रहे हैं उसको शेड्यूल करने में और पोस्ट करने में। सो वहाँ पे सेस डेफिनेटली सूटेबल है, ठीक है। हमारे केस में सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिलीवरी जब उसको मिल जाती है प्रोडक्ट की या तो फिर डिजिटल सॉफ्टवेयर की, उसके बाद हो सकता है कि वो उसका खुद का कोई एंड प्रोडक्ट बनाए। हमारा जो प्रोडक्ट है डिजिटल, इट्स लाइक अ वैनिला प्रोडक्ट, वो एंड प्रोडक्ट नहीं है, उसके बेसिस पे वो एंड प्रोडक्ट बनाएगा। सो उस केस में अभी हम लोग नहीं कर पाए हैं रिकरिंग, बट हाँ दिस इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ आवर जर्नी, ठीक है। हमारा मार्केट काफ़ी बड़ा है इसलिए हम लोग सस्टेन कर पा रहे हैं, अदरवाइज इट्स हार्ड। अदरवाइज़ ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है क्योंकि हर रोज़ नया कस्टमर ढूंढना इट्स नॉट एन ईजी गेम, राइट। सो हाँ, अगर आगे जाके अगर आप मुझे बोलो तो मैं AI सेस या तो फिर ऐसी कोई चीज़ जिसमें रिकरिंग रेवेन्यू हो सके, हम वो फोकस कर ही रहे हैं दिस ईयर ऑल्सो। हमारा मे बी टच वुड एट द एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग उसको सक्सेसफुली लाके लॉन्च कर पाए, या। Got it. So if you're talking about the pricing, can you please help me to set up how to decide pricing? If you are building some server monitoring product, if you are building product regarding DevOps or anything else, whatever, तो हाउ टू डिसाइड अ प्राइसिंग। जैसे कि मुझे अपनी टीम का टोटल कॉस्ट देखना चाहिए कि हमने उसमें टाइम एंड एफर्ट्स कितने लगाए, उनकी सैलरीज क्या है, मेरा मार्केटिंग के कॉस्ट कितना जाने वाला है, या फिर मेरा एड्स पे कितना स्पेंड होने वाला है, उसमें से जो कस्टमर मेरा पास आएगा और लाइफ टाइम उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वो मुझे हर बार पैसा देगा कि नहीं देगा। तो इस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स कौन से हमें ट्रैक करने चाहिए जिससे कि हम एक राइट प्राइसिंग चूज कर सके। मीन्स आपने कैसा चूज किया था? एग्जांपल बोला कि आपने एक मटेरियल यूआई का बनाया, उसमें डेवलपमेंट में कॉस्ट तो आपका ज्यादा हुआ होगा क्योंकि वन टाइम डेवलपमेंट है, Yes. और आप सेल कर रहे थे $50 और $60 वॉट एवर प्राइस। सो वो प्राइस आपने कैसा डिसाइड किया था कि यही प्राइस पॉइंट पे आपको सेल करना पड़ेगा? सो आपको पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना बड़ा है, कितने ज़्यादा कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये सबसे बड़ी पहली चीज़ है। और जो ग्लोबल में ना ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, अगर आप ग्लोबली प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, सो द मार्केट इज़ वेरी बिग, ओके। और आपका जो आइडिया है वो इट्स लाइक 10 में से 8 लोगों को यूज़ करना ही पड़ेगा, राइट। जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई डेयरी बिजनेस, ठीक है, सो इट्स लाइक वेरी बिग बिजनेस, उसमें सब लोगों को उसको इट्स लाइक अ नेसेसरी, राइट। सो यू आर बिल्डिंग समथिंग विच इज़ अ नेसेसरी फॉर व्हाट्सो एवर डोमेन, ठीक है, वेदर इट्स अ क्लाउड इंडस्ट्री, वेदर इट्स अ मेडिकल इंडस्ट्री और एजुकेशन इंडस्ट्री, और वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है या तो फिर सभी डॉक्टर्स के लिए है, नॉट जस्ट स्पेसिफिक नीश, ठीक है। सो उस केस में आपका जो प्राइसिंग है ना वो आप कॉम्पिटिटिव रख सकते हो। आप कॉम्पिटिटर रिसर्च पहले करो, ठीक है, आपका कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहा है, उसका क्या प्राइसिंग है, उसके बेसिस पे आप मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख सकते हो। और अगर मैं अभी के लिए बोलूँ ना तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये AI एरा में यही है कि बिग SaaS कंपनीज आर सेटिंग्स लाइक अ डक, ओके। उन लोगों ने उस टाइम पे इतने सारे पैसे बर्न किए हैं ये सब चीज़ें बनाने के लिए, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर हो गया या तो फिर डिजिटल टूल्स हो गया। सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अभी अपना AI स्मॉल लीन टीम एंड द एजेंट्स, ठीक है, वही प्रोडक्ट आप सिर्फ 20% कॉस्टिंग में बना सकते हो। सो यू कैन रिड्यूस योर प्राइसिंग इवन मोर। सो आप मार्केट में ज़्यादा वैल्यू विथ लेस प्राइसिंग आप कंसिडरेशन कर सकते हो विद दिस AI एरा, आई वुड से। एंड दूसरी चीज़ प्राइसिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बोलूँ ना, जैसे मैंने बताया कि मार्केट कितना बड़ा है और कस्टमर का वैल्यू, जैसे पार्थ आपने अभी बताया, ठीक है, अभी Lifetime कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू क्या है वो भी आपको मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कस्टमर का लाइफ टाइम वैल्यू अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो फिर वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कितने कस्टमर्स आप ऑनबोर्ड कर रहे हो एवरी मंथ और आपका जो एक्सपेंसेस है वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई हाँ मेरा ये प्राइसिंग जस्टिफाई कर रहा है। बट इनिशियली अगर मैं बोलूँ ना तो आप आपके प्राइसिंग प्लान में सबसे पहला फ्री एक रख दो टू गेन द ट्रस्ट, या तो फिर ट्रायल रख दो, ठीक है, जिसमें आप 14 डेज़ या 1 मंथ का ट्रायल दे रहे हो। उसके बाद अ स्टार्टर प्लान विच इज़ वेरी आई वुड से reasonable pricing so that user can get started with your starter plan and then he can upgrade easily later on based on his needs and all. Got it.
And with that, are you also focusing on pricing with respect to एरिया एंड कंट्री? सपोज यूएस में कोई और प्राइसिंग ऑफर हो रही हो, इंडिया में कोई और प्राइसिंग ऑफर हो रही हो, तो हाउ टू मेजर दैट एज वेल कि वहाँ पे कस्टमर का अर्निंग क्या है, उसे कितनी वैल्यू मिल रही है? हाँ, डेफ़िनेटली वो मैटर करेगा ही ना, क्योंकि जो प्राइस यूएस वाला दे अफोर्ड सकेगा कर वो पा रहा है, इंडिया वाला वो नहीं दे इंडिया वाला सकता। नहीं कर इंडिया वाला पाएगा। नहीं दे सकता, ठीक है। सो एट दैट टाइम हम लोग ऐसा नहीं करते कि भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइसिंग चेंज कर रहे हैं। करंटली वी आर यूजिंग पोलर, ओके। सो वहाँ पे जो डॉलर है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन वी आर यूजिंग ऑप्टिन मॉन्स्टर। वहाँ पे क्या विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिन मॉन्स्टर हम लोग क्या करते हैं कि भाई अगर कोई यूज़र इंडियन रीजन से उसको एक्सेस कर रहा है, सो हम लोगों ने कुछ पॉपअप्स या तो फिर इन्फो बार जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द आईपी ऑफ द कंट्री वी विल शोकेस कि भाई यू आर फ्रॉम द इंडिया एंड वी आर गिविंग यू द पैरिटी डिस्काउंट। ये पैरिटी डिस्काउंट जो है वो वेरी करता है बिटवीन 10 to 14%, ठीक है। अगर वो कोई बिलो पॉवर्टी कंट्री से है सो वहाँ पे वो 14% तक जाता है, ठीक है। अगर कोई वेस्ट कंट्रीज़ है तो वहाँ पे वो नहीं दिखता। सो और दिस अगर मैं इज़ वीपीएन यूज कर लूँ तो? वीपीएन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस केस में मतलब कि डिपेंड करता है कि ऑप्टिन मॉन्स्टर का जो एपीआई है वो वहाँ पे ब्लॉक्ड है या नहीं। अगर वो ब्लॉक्ड नहीं है तो वो डेफिनेटली दिखेगा। अगर एड ब्लॉकर है तो उस केस में दिक्कत हो सकता है। सो हम लोगों ने क्या किया है कि उनका जो स्क्रिप्ट है ना वो सेल्फ होस्ट किया है हम लोगों ने। सो विद दैट वो स्क्रिप्ट ब्लॉक नहीं हो रहा है। सेम चीज़ हम लोगों ने डेटा फास्ट के लिए की है। डेटा फास्ट इज़ द टूल created by Mark Lu, who is the one of the big influencer in Indie Hacker. So उससे हमें ये पता चल रहा है कि कस्टमर कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और कितना पैसा खर्च कर रहा है, कौन सी कंट्री से आ रहा है और कितना पैसा बर्न कर रहा है। एंड बेस्ड ऑन दैट हमें आइडियाज़ आ जाता है कि भाई ये कंट्री में से अगर इतना सेल लाना है तो आपका इतना डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग फॉर द कम्युनिटी ये भी करते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, कोई भी कंट्री से है, तो इन दैट केस वी गिव देम अ 30% डिस्काउंट सो दैट ही कैन अफोर्ड एंड बिल्ड समथिंग विच कैन हेल्प आवर इंडस्ट्री इन फ्यूचर। मीन्स प्राइसिंग अप और डाउन करके सेल एट द एंड करना है, मीन्स कुछ भी करके। डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैंड आउट कर रहा है और कोई कंपटीशन नहीं है तो उसमें सेल ना दो, ठीक है। लास्ट ईयर रिसेंटली जब साइबर मंडे एंड अपना क्रिसमस सेल चल रहा था, राइट, तो हम लोगों ने शेडसीएन स्टूडियो के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म पे दिया था, राइट। सो हमारा जो करंट जो प्लेटफॉर्म है वो ट्रेंडिंग है और हमारे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन हमें पता है कि वो हमें बीट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इन दैट केस हम ईयरली सिर्फ एक ही सेल देते हैं एंड पैरिटी डिस्काउंट भी लिमिटेड कंट्रीज़ में ही चलाते हैं। सो इट डिपेंड्स, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने अपना एफर्ट्स बना लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया है अपना एफर्ट्स का, अभी आपको रेवेन्यू निकालना है उसमें से, ठीक है। और आपका डिलीवरी के बाद कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। सो इन दैट केस आप हाँ सेल्स प्राइस रिड्यूस करके फोकस कर सकते हो। So Ajay bhai, I noticed that you have multiple websites. I think 8 to 10 different websites. Yes. Websites, yes. And your major selling website is I think 2 or 3. Yes. So why you are managing and doing multiple websiting, and how you are able to manage SEO for all websites? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स के प्लेटफॉर्म्स हैं या तो फिर वेबसाइट्स हैं, ठीक है, वो हम लोग इसीलिए अलग रख रहे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मान लो आप कोई मेडिकल इंडस्ट्री की कोई चीज़ बना रहे हो, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री की बना रहे हो, तो वो सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे रखोगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा। सो डिपेंड ऑन नीश एंड कैटेगरी और टेक स्टैक वी चूज़ अ डिफरेंट डोमेन। जैसे आनंद ने फ्रेमर का बताया, राइट। सो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि भाई डेव के लिए उसके ही अंदर हम लोग फ्रेमर को इंट्रोड्यूस कर ले, बिकॉज फ्रेमर का जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो डिज़ाइन साइड से होगा। सो दैट्स वाई वी हैव अ मल्टीपल वेबसाइट्स। अनदर रीज़न इज़ कि हमारा जो प्राइमरी डोमेन है जैसे पिक्स एंड वेंट वो एक्सक्लूसिव ऑथर है ऑन एनवाटो। सो वी कैन नॉट यूज़ द सेम नेम और द सेम स्टोर टू सेल आवर प्रोडक्ट बिकॉज हम वहाँ पे एक्सक्लूसिवली सेल कर रहे हैं, ठीक है। So that's why we have our own separate store and we sell all the separate products over there. Okay, so the both portion are separate. लेकिन आपके सभी जो प्रोडक्ट है वो तो कहीं ना कहीं डिजाइन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग के, राइट? स्टिल यू हैव द मल्टीपल वेबसाइट।
ऐसा नहीं है, मतलब कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वो बहुत ही बड़ा एरिया है, ठीक है। सो अगर आपको गूगल में रैंक करना है ना, तो आप मतलब कि जैसे यूट्यूब का ही आप एग्जांपल ले लो। अगर मैं डिज़ाइन का भी वीडियो बना रहा हूँ मेरी चैनल पे, डेवलपमेंट का भी बना रहा हूँ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, तो ऑडियंस जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएगी। उसको स्पेसिफिक चीज़ स्पेसिफिक टास्क के लिए चाहिए, और गूगल भी यही चीज़ रिव्यू करता है जब आपका साइट वो क्रॉल करता है और एनालाइज करता है कि भाई कौन से इंटरेस्ट के लोग इस वेबसाइट पे आ रहा है। सो टू डिवाइड दैट, ओके, हम लोग ये मल्टीपल वेबसाइट्स यूज़ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक प्लेटफॉर्म डाउन हो जा रहा है और या तो फिर हैवी हो जा रहा है, सो इन दैट केस ऑल्सो आपको ना ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। कस्टमर परचेज कर रहा है कोई प्रोडक्ट, उस टाइम पे आप मल्टीपल, मतलब कि सभी प्रोडक्ट के लिए हमारी ऑलमोस्ट 100+ प्रोडक्ट्स है, ठीक है। अभी सभी प्रोडक्ट के लिए मैं एक प्राइसिंग कैसे जस्टिफाई करूँगा, ठीक है। सो दैट कैन नॉट ऑल्सो पॉसिबल। अगर मैं सिर्फ मान लो कि एआई टूल्स के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, या तो फिर कोई एआई प्लस डेव टूल्स है तो उसके लिए मैं फोकस कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम अलग करेंगे। सो ये चीज़ है, ये रीजंस है। दूसरा जैसे क्वेश्चन आपने बोला कि आप इतनी प्रोडक्ट का मार्केटिंग हैंडल कैसे करते हो, ठीक है। यस, मेन थिंग इज दैट। सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमने मार्केटिंग खुद से सीखा, और उसके बाद आई हैव हायर्ड वेरी ट्रस्टेड पर्सन हु इज़ अभिजीत दवे। ही इज़ वन ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड। ओके, सो हम लोगों ने साथ में ही ये सभी चीज़ें सीखी स्टेप बाय स्टेप कि भाई मार्केटिंग, एसईओ, एईओ, जीईओ, ओमनी चैनल कैसे काम करता है, ट्विटर का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, रेडिट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इवन यूट्यूब का एल्गोरिदम्स भी कैसे काम करता है, ठीक है। So eventually we have learned things one by one. Okay, then we have increased the team. अभी हमारा in-house marketing team है. It's like 4 to 5 people, right, Anand? So they are the core team. Okay, और इनका और एज एन प्रोडक्ट क्रिएटर मेरा एक सिंपल रूल है कि कोई भी चीज़ 2 बार से ज़्यादा अगर कोई बंदा कर रहा है या तो फिर मैं कर रहा हूँ, तो वी क्रिएट एन SOP फॉर दैट। सो वी हैव अ रेडी SOP फॉर मार्केटिंग टीम्स। ओके, कि भाई अगर नया प्लेटफॉर्म आए तो चेकलिस्ट क्या है, SEO चेकलिस्ट क्या है, SMM चेकलिस्ट क्या है, ठीक है, तो वो इंटर्न भी फॉलो कर सकता है। वी हैव अ रेडी चेकलिस्ट फॉर द प्रोडक्ट लॉन्च इवन, कि भाई अगर प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है तो आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है, जैसे प्रोडक्ट हंट हो गया, एंड इंडी हैकर हो गया, या ट्रस्ट पायलट, G2 हो गया, ठीक है। तो आपको कहाँ कहाँ पे वो प्रोडक्ट को सबमिट करना है, ठीक है, तो वो सब चेकलिस्ट रेडी होती है। सो दैट्स वाई कि हमारा एक इकोसिस्टम बन गया है अभी, कि भाई इवन दो वी हैव अ मल्टीपल प्रोडक्ट्स वी कैन easily हैंडल दैट। We also use tools like Shamrus and Ahref to managing all the platforms, SEO, and their visibility in Google, visibility in AI. Every day हम वहाँ पे ट्रैक करते हैं। We also review the Google Search Console even. एवरी वीक हमारा जो मार्केटिंग लीड है वो डेव टीम का, हमारा जो स्लैक का चैनल है ना, उसमें पूरा फाइंडिंग जो टेक्निकल SEO इश्यूज़ है, ठीक है, उसका पूरा रिपोर्ट वो भेज देता है टीम वाइज कि भाई ये प्रोडक्ट का में है, टीम backend में। एग्जैक्टली। सो वो लोग उसके बेसिस पे उसको रिजॉल्व करते हैं। सो मैं अगर बोलूँ ना, इन हाउस टीम विद इकोसिस्टम, यस यू कैन मैनेज And मल्टीपल processes. या प्रोसेस। मेन थिंग इज द प्रोसेस है, अदरवाइज आप कोई भी लाइक पूरा काम नहीं कर पाओगे। अपने अपने लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। एग्जैक्टली, या प्रोसेस बहुत मैटर करता है। अगर कोई चीज़ रिपीटेटिव आपने एक वेबसाइट के लिए किया है और वो मल्टीपल के लिए करना है, सो ओके, तो अभी हमने सेल्स किया, मार्केटिंग कर लिया, अब आता है सपोर्ट का चैनल। एग्जांपल ले लो कि आपने किसी को सेल किया तो वो सपोर्ट मोस्टली रहता है, तो वो सपोर्ट में आप क्या क्या चाहिए, क्योंकि आपका आपने बोला कि वन टाइम प्राइस है और उसमें सपोर्ट देना इज हार्ड थिंग, क्योंकि उसने एक बार परचेस किया और आपको सपोर्ट देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें आप कैसे मेंटेन कर लेते हो, क्योंकि $50 प्राइस वन टाइम परचेस कर लिया, बाद में मैं 3-4 बार आता हूँ, आपको पूरी टीम रखनी पड़ेगी उसके लिए सपोर्ट। सो वो सपोर्ट सिस्टम कैसे बिल्ड करनी चाहिए, अगर नहीं करोगे तो लाइक तो भी प्रॉब्लम होगा। सो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कैसे बिल्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट के लिए और क्यों जरूरी है? And Ajay, I also heard somewhere regarding your thing, like you also added your GitHub repos to AI, you train model on that, and with the help of that you are also providing some kind of support. So I would like to understand that as well. हाँ, मतलब कि जैसे आपने बताया ना कि भाई इतने डॉलर की प्रोडक्ट में आप सपोर्ट कैसे मैनेज कर सकते हो, राइट। सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग ना कस्टमर को ऐसे नहीं देखते कि भाई उसकी वैल्यू लाइफ टाइम सिर्फ $50 है। वो हो सकता है वो अपर लाइसेंस में भी जाएगा, वो एंटरप्राइज लाइसेंस तक जा सकता है, वो $800 का है,
ठीक है। ये वो टेम्पलेट सेल वाला कि वो जो आपका वन टाइम कॉस्ट था। टेम्पलेट में भी है, लाइसेंस वाइज प्राइसिंग अलग अलग होता है, राइट। वो जो 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 कम प्राइस है ना, वो सिंगल यूज लाइसेंस, इट इज़ लाइक फॉर क्रिएटिंग ओन प्रोडक्ट विच यू कैन नॉट सेल और यूज फॉर SaaS. But if you are using the product for SaaS, the pricing will start from $500-600, right? तो अगर आपको उसको क्रॉस सेल करना है अपनी दूसरी प्रोडक्ट्स, या तो फिर उसको अपर लाइसेंस तक ले जाना है, तो आपको क्वालिटी सपोर्ट तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग जैसे पार्थ आपने बताया, हम लोगों ने क्या किया है कि हमारा जो नॉलेज है उसको Context 7 में फीड किया है। फिर हमारी जो रिपोजिटरी है उसका नॉलेज भी है, और वो सब के साथ हमने अपना गिटहब का हमारा कस्टम बोट बनाया हुआ है। वो वहाँ से बेसिक FAQs, हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, उसको भी हमने ट्रेन किया है। सो वहाँ से अगर यूज़र का एग्जिस्टिंग क्वेरी है कि भाई मैं प्रोडक्ट कैसे इंस्टॉल करूँ, तो उस केस में हमारा बोट इनिशियली आंसर दे देता है वहाँ पे, ठीक है। और कस्टमर को मे बी विद इन 1-2 मिनट्स आंसर मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी रिड्यूस आवर एफर्ट। दूसरी चीज़ है कि हम लोग इंटरकॉम यूज़ कर रहे हैं। सो इंटरकॉम इज़ अ प्री सेल सपोर्ट टूल, ठीक है। सो इंटरकॉम में भी सेम ही चीज़ है। हमारा जो प्री सेल्स की क्वेरीज होती है, या तो फिर आफ्टर सेल्स की क्वेरीज होती है, अकाउंट रिलेटेड क्वेरीज होती है, इन्वॉइसिंग रिलेटेड क्वेरीज होती है, वो सब हमने फीड किए हुए है। अगर कस्टमर एंटर कर रहा है कि भाई हाउ कैन आई डाउनलोड दिस प्रोडक्ट, तो उसको वो AI बोट आंसर दे सकता है उधर वहाँ पे। हाउ कैन आई जनरेट इनवॉइस, सो उसको भी वहाँ पे वो आंसर दे सकता है। सो दिस इज़ हाउ वी रिड्यूस आवर एफर्ट। और अगर कहीं पे कोई स्पेसिफिक टेक्निकल क्वेरीज है कस्टमर की, सो इन दैट केस आवर टीम अपीयर। सो डेली हम लोग क्या करते हैं कि आफ्टर 6 o'clock हमारा हार्डली 1-2 क्वेरी पर टीम रहती है जो ये चीज़ को चेक करती है। और हम सपोर्ट के लिए भी आउटसोर्स नहीं करते, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी। सो जिस बंदे ने या तो फिर जिस टीम ने वो प्रोडक्ट बनाया है ना, उसी को उसका कोर पता होगा और वो ज़्यादा बेटर आंसर कर सकता है। सो वी प्रीफर दैट वे। सो वही बंदा उसको अगर स्पेसिफिक क्वेरी है तो आंसर करता है उस केस में। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से हो तो यहाँ पे एक एड ऑन है कि कस्टमर का जो क्वेरी है या तो फिर रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। सो यू कैन कन्वर्ट दैट कस्टमर इनटू योर सर्विस बेस्ड कंपनीज कस्टमर्स, राइट। सो आप उसको एज एन प्रोजेक्ट के लिए भी हायर कर सकते हो इन दैट केस। मैंने काफ़ी सारी कंपनीज देखी है जो काफ़ी सारे मार्केट प्लेस या फिर खुद के स्टोर पे इसीलिए बेच रहे हैं कि वो लोग सर्विस बिजनेस जनरेट कर पाए, ठीक है। उनका जो इनिशियल प्रोडक्ट का वैल्यू $50 है या तो फिर $80 है, वो उनके लिए मैटर नहीं कर रहा। उनके लिए मैटर ये कर रहा है कि हम कितने कस्टमर्स वहाँ पे ले पा रहे हैं, ठीक है। उनका कोई BD टीम नहीं होता, उनका कोई मार्केटिंग चैनल्स एक्टिव नहीं होता। ये सिर्फ ये सब फ्री या तो फिर मिड पेड टूल्स से वो लोग कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं। सो जब यू मेंशन अबाउट अ प्राइसिंग अ लॉट विद मल्टीपल कंट्रीज, आपके प्रोडक्ट भी काफ़ी सारी कंट्रीज में सेल हो रही है, राइट? तो सभी जगह के कंप्लाइंसेस अलग हो गए, सभी में कहीं पे इंडिया में GST लगता है, बाहर वेट लगता है, सभी का इन्वॉइसिंग स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सो फॉर मैनेजिंग दिस काइंड ऑफ अकाउंटिंग और यू आर यूजिंग एनी टूल, एंड आपको इसके साथ साथ वन मोर क्वेश्चन आई एम एडिंग, इट इज़ हाउ यू ऑल्सो मैनेजिंग डिफरेंट कंट्रीज कंप्लाइंसेस। ओके, सो अगर मैं जेनेरिक आंसर दूँ इसके लिए, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप ग्लोबली सेल करना चाहते हो तो आपको आइदर तो पेपल या तो फिर स्ट्राइप का अकाउंट चाहिए। इंडिया में स्ट्राइप का अकाउंट फॉर इंडिविजुअल आपको नहीं मिलेगा। एज एन कंपनी आपको मिल सकता है, बट अभी वो रिक्वेस्ट बेस हो गया है। हम लोग फॉर्चुनेट थे कि उस टाइम पे हम साइन अप कर पा रहे थे। अभी वहाँ पे इंडिया में साइन अप का पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है। सो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा। ग्लोबली सेल करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको कोई ग्लोबल पेमेंट गेटवेज है उसके ऊपर आपका अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सो दैट कुड बी अ स्ट्राइप और पेपाल। दूसरे जो MORs है, ठीक है, जैसे जैसे गमरोड हो गया, लेमन स्क्वीजी हो गया, पोलर हो गया, दे आर जस्ट अ रैपर। ओके, वो अंडर द हुड तो स्ट्राइप ही यूज़ करते हैं टू गेट दी कार्ड पेमेंट्स। हो सकता है पोलर का रिसेंट न्यूज़ है कि दे आर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स विद द कार्ड्स डायरेक्टली, बट वो जब आए। उसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है टू चेकआउट, ठीक है। वहाँ पे भी आप हमारे कंपटीटर्स उसको भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप अकाउंट बना सकते हो तो वो भी एक प्लेटफॉर्म है। सो पहले चीज़ ये है कि आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आप वी आर लिटल अनफॉर्चुनेट कि वो लोग इंडिया को डायरेक्ट साइन अप नहीं करने देते इंडिया के यूज़र्स को, राइट। सो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैंने इतनी प्रोडक्ट्स बनाई हुई है और मेरे इतने कस्टमर्स है और रेवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूँ। सो आप वो
एविडेंस देंगे तब वो आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे अकाउंट क्रिएशन की। आपका स्ट्राइप का अकाउंट हो गया, फिर उसके बाद हमने जब थीम सिलेक्शन स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पे हम कोई MOR यूज़ नहीं कर रहे थे। MOR मीन्स मर्चेंट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। सो मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ। पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स का डिलीवरी, परचेज एंड पेमेंट्स ईजी हो। हमने काफ़ी सोचा और हमें लगा कि भाई हमें ऐसे कोई सॉल्यूशन पे जाना चाहिए जो प्रूवन हो। और उस टाइम पे इजी डिजिटल डाउनलोड करके पिपिन्स का एक प्लगइन था जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का सेल्स, पेमेंट्स एंड लाइसेंसिंग सभी चीज़ें मैनेज कर रहा था। सो हमारी एक्सपर्टीज़ वर्डप्रेस में थी। हमने वो प्लगइन को उसके साथ इंटीग्रेट किया, थोड़ा कस्टम डेवलपमेंट भी किया और प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ पे चैलेंजेस यही आई पार्थ जो आपने बताया, ठीक है। यूरोप वाला कोई और वेट का इनवॉइस मांग रहा है, ठीक है। इंडिया वाला GST मांग रहा है। US वाला या तो फिर कोई और वैट भी सभी कंट्रीज़ में अलग है। कुछ Different कंट्रीज़ है, में yes. हाँ 28 है, कुछ कंट्रीज़ में 22, 8% 5, या 8. सो वो सब हेडेक आने स्टार्ट हो गए, ठीक है। और स्ट्राइप बिल्ट इन इनवॉइसिंग मैनेज कर रहा है, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली भी हमें लग रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ा रिसर्च किया और उसके बाद पता चला कि भाई नाउ डेज पीपल आर यूजिंग MOR, ठीक है। सो MOR है मर्चेंट ऑफ रिकॉर्ड। दे टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ योर सेल्स अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। सो जैसे मैं अगर लेमन स्क्वीजी या फिर पोलर की बात करूँ, सो दे आर एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी। व्हेन अ कस्टमर पेज, द अमाउंट गोज टू द लेमन स्क्वीजी अकाउंट ऑफ स्ट्राइप, ओके। वो सीधा आपके पास नहीं आएगा। जब हमारा खुद का स्टोर और स्ट्राइप का इंटीग्रेशन था, उसमें पैसा सीधा हमारे स्ट्राइप अकाउंट में आ रहा था। उस टाइम पे हम सभी चीज़ के लिए लाइबल हो जाते थे, वेदर इट्स अ रिफंड, वेदर इट्स अ चार्ज बैक, और वेदर देर इज़ अ डिस्प्यूट इन दैट, ओके। और जब डिस्प्यूट या फिर रिफंड आता है ना, सो बी वेरी अलर्ट अबाउट दैट। अगर आपका डिस्प्यूट रेट ज़्यादा हो गया है ना पेपल या फिर स्ट्राइप में, तो दैट वुड बी अ डिज़ास्टर फॉर यू, बिकॉज कि अगर एक बार अकाउंट आपका क्लोज हो गया, सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो, या फ्रॉम द स्क्रैच। सो ये चीज़ काफ़ी ध्यान में रखो कि भाई डिस्प्यूट जब कभी भी आता है, ट्राई टू कन्विंस कस्टमर, गिव देम अ वैल्यू। और अगर वो नहीं कर सकते आप, देन गिव हिम अ रिफंड, ठीक है। चार्ज बैक और उस केस में ज़्यादा डीप में ना जाओ, या तो फिर वो जो भी केस है उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा आप एफर्ट तभी करो जब आपको लग रहा है कि मैंने वैल्यू दे दी है, कस्टमर इज़ अ रॉन्ग, ठीक है। अगर आपको है कि भाई मेरा डिस्प्यूट रेट मुझे नहीं बिगड़ना है, देन इट्स गुड टू एक्सेप्ट द डिस्प्यूट एंड गिव हिम अ रिफंड। और जैसे मैंने MOR का बताया, ठीक है। सो यू कैन यूज़ लेमन स्क्वीजी, पोलर, गमरोड, ठीक है। दे एक्सेप्ट द पेमेंट एंड दे मैनेज द इन्वॉइसिंग ऑफ ईच कंट्रीज और देयर टैक्सेशंस, राइट। अगर कस्टमर यूरोप से है, कस्टमर लेट्स से लैटिन अमेरिका से है, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया से है, या तो फिर इवन इंडिया से भी है। सो फॉर ऑल द डिफरेंट कंट्रीज दे मैनेजिंग द इन्वॉइसिस and taxation on behalf of them, on behalf of customer, ठीक है। लेमन स्क्वीजी या फिर पोलर, टैक्स की जो अमाउंट है वो आपके ही इनवॉइस में से डिडक्ट करके वो गवर्नमेंट जो लोकल अथॉरिटीज़ है वहाँ पे वो कंप्लाइंसेस बना देता है। और अगर इनकेस कोई कंप्लाइंस इश्यू हुआ है, ठीक है, टैक्सेशन के या तो फिर और कोई भी कस्टमर को कोई क्वेरी है, सो इन दैट केस यू आर नॉट लाइबल, द MOR इज़ लाइबल फॉर दिस केस, ठीक है। सो आपका वो भी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे कम हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो MORs है वो इतना ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। इट्स लाइक बिटवीन 4 to 6%, ओके। एंड स्ट्राइप इटसेल्फ चार्जिंग 4% प्लस मोर, राइट। सो बेटर है कि आप MOR पे मूव हो जाओ, कि जो भी ऐसे MORs है आपको जो भी प्रेफरेबल लगे वो सिलेक्ट करके आप उसके ऊपर ग्लोबली टैक्सेशन एंड इनवॉइसेस मैनेज कर सकते हो। और पार्थ में इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो, मैं इस पॉडकास्ट में ज़्यादातर डिजिटल प्रोडक्ट की ही बात करूँगा और मेरी एक्सपर्टीज़ भी उसमें ही है। सो डिजिटल प्रोडक्ट में सिर्फ बेचना काफ़ी नहीं है, ठीक है। इन्वॉइसिंग मतलब कि प्राइसिंग एंड इन्वॉइसिंग काफ़ी नहीं है, आपका प्रोडक्ट का डिलीवरी, उसका लाइसेंसिंग, फिर वो जो प्रोडक्ट है उसके लिए अगर आपको रीमार्केट या तो फिर कस्टमर ने कार्ट अबैंडन किया है
तो उसको रिकवर आप कैसे कर सकते हो, वो सब भी एफर्ट इसमें रहता है, राइट। सो फ्यू ऑफ द एमओआर, जैसे मैंने बोला, लेमन स्क्वीजी के अंदर बिल्ट इन प्रोडक्ट डिलीवरी एंड लाइसेंसिंग का फीचर है। पोलर इज़ वन ऑफ द टूल विच इज़ गेटिंग पॉपुलर नाउ डेज, और उसके अंदर भी इन्वॉइसिंग एंड प्राइसिंग पेमेंट के साथ प्रोडक्ट डिलीवरी, लाइसेंसिंग, एज वेल एज अभी रिसेंटली हम लोगों ने उसका गिटहब रिपोजिटरी एक्सेस का भी फीचर आ गया है उसमें। सो मान लो कि आपने कोई हमारा प्रोडक्ट परचेज किया, वो डिजिटल है, उसकी डिलीवरी हम आपको गिटहब पे ही देंगे, क्योंकि आप उसको इजीली फॉर्क कर सकते हो, इश्यूज रेज कर सकते हो वहाँ पे, और हम वहाँ पे आपको सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो आप जैसे ही परचेस करते हैं, कस्टमर परचेस करता है, वो लाइसेंस की डालने से वो रेपोजिटरी का एक्सेस उसको मिल जाता है। हम सपोर्ट हमारा जो है वो एक्टिव रहे, इसलिए हम लोग डिस्कॉर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा जो डिस्कॉर्ड प्राइवेट चैनल है, ठीक है, वो कस्टमर विद द हेल्प ऑफ पोलर वो लाइसेंस की डालने के बाद वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्ट की जो डिलीवरी है उसको हम कस्टमर पोर्टल बोलते हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो नॉन टेक होता है, ठीक है। तो अगर उसको प्रोडक्ट की डिलीवरी हैंडल करनी है, जैसे कोई टीचर है, वो टीचिंग के वीडियोस बना रहा है, राइट, और उस केस में उसको नहीं आता कि भाई मैं साइन अप कैसे करवाऊँ कस्टमर का, मेरा जो वीडियो है वो कस्टमर तक कैसे डिलीवर होगा। सो दे हैव अ कस्टमर पोर्टल। तो जैसे ही वो वहाँ पे पेमेंट बटन पे पेमेंट करके क्लिक करता है, उसको इनवॉइस भी मिलता है और प्रोडक्ट का डिलीवरी भी मिलता है, उसके साथ साथ उसको लाइसेंस की भी मिलती है, ठीक है। सो उससे आप वैलिडेट भी कर सकते हो परचेज़ की, भाई ये परचेज़ वैलिड है कि नहीं। सो एट दी एंड आई वुड से कि अगर आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कोर फीचर बनाने के अंदर है कि भाई मैं कोई एआई टूल बना रहा हूँ, तो फॉरगेट अबाउट दी टोकन कैलकुलेशंस कि भाई मैं टोकन बेस्ड चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उस पर टाइम नहीं बिगाड़ूंगा कि भाई मेरा जो एआई मॉडल है वो कितना टोकन यूज़ करेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, प्राइस कैसे डिडक्ट होगी, राइट। पोलर इज़ हैंडलिंग ऑल दिस थिंग, ठीक है। आपको फोकस करना है आपका टूल बनाने पे। आप जो भी एआई टूल बना रहे हो, या तो फिर सैस बना रहे हो, या तो फिर डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज दैट इज़ द वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग, ठीक है। आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने से, या तो फिर पेमेंट हैंडल करने से, या तो फिर इनवॉइस हैंडल करने से आप कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हो अपने कस्टमर को। सो यूज़ दिस एमओआर टू रिड्यूस ऑल दिस काइंड ऑफ हेडेक्स व्हाइल गेटिंग पेमेंट एंड डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपका बिजनेस ओनली है टेम्पलेट बेस्ड था, बट नाउ आपको पता है कि बहुत सारे एआई टूल लाइक एंटीग्रेविटी, क्लाइन हो गया, सब लोगों ने अपना अपना एआई टूल हो गया। और अब डिजाइन बनाना इतना हार्ड नहीं रहा। पहले तो क्यों हार्ड था कि सब कोड हार्ड कोडिंग करने पड़ते थे, कि लाइक एक एक चीज तो को हमें बनानी पड़ती थी, डिजाइन करना पड़ता था। बट नाउ आपको पता है कि अगर आपको लैंडिंग पेज बनाना हो, मीन्स आपने अच्छा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, आप लवेबल है, बोल्ट है, वो भी बना देगी। अगर आप कोई मीन्स आपको पता ऐसा है कि ये मुझे अच्छी वेबसाइट लगी, मुझे इसकी नियर बाय वेबसाइट बनानी है, तो आप एआई को भी दे सकते हो कि ये वेबसाइट देख ले, पूरा ब्रेनस्टॉर्म कर लो और मुझे मेरा ये कंटेंट और मुझे ऐसी वेबसाइट बनाई है। तो अब ये पूरा एआई शिफ्टिंग आएगा आपके बिजनेस में, क्योंकि अब नीड ही नहीं रहेगी, एआई धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और मीन्स ये टेम्पलेट की वैल्यू डाउन ही होती जाएगी। तो ये शिफ्टिंग आप कैसे हैंडल करोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका ड्रॉबैक आएगा कि 10 ईयर आपने जो बिल्ड किया है वो लाइक बहुत जल्दी वो ड्रॉप आने वाला होगा। तो उसमें आ आप गया कैसे है, हैंडल करते हो? आई सेड आ गया है। आ गया। और हमने भी एआई की प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया है। तो हम अभी क्या बना रहे हैं, एक तो कोडिंग टूल एआई बना रहे हैं कि एसआरएस टू कोड जनरेशन डायरेक्टली। सो तो पहले क्या होता था कि हम जब एआई नहीं था तब काम करते थे, एसआरएस आता था, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे, फीचर लिखते थे, उसको जीरा बोर्ड में डिवाइड करते थे, और जब बना रहे होते तब क्वेश्चन आता कि ये तो केस पूरा हम कवर करना छोड़ भूल ही गए, तो वापस क्लाइंट के पास जाना, बनाना, वो सब लंबा लंबा चीज था। बट नाउ इज एआई कमिंग, तो हम पूरी ऐसे ही मॉडल में तो नहीं चल सकते। सो नाउ वी आर बिल्डिंग वन टूल अबाउट द कोडिंग। सो जहाँ जैसे आपने उसमें एसआरएस डाला तो आपको प्री क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि आपने इसमें इतने जो पॉइंट है कि जो आपको आंसर करने चाहिए। जैसे ही वो आपने कर दिया, वो आपका पूरा एक एक फीचर को बहुत डिटेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा। अगर उसमें भी उसको क्वेश्चन होगा तो पूछेगा, देन वो पूरा डेटा फ्लो डायग्राम बनेगा, मीन्स आपके इतने बैकएंड में टेबल बनेंगे, पूरा फ्लो ये रहेगा, और डायरेक्टली उसको आप कोड में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड में क्या आप स्टिच यूज, आपको पता तो गूगल का स्टिच हो गया, वहां से आप बना सकते हो। मीन्स पूरा तो नहीं बोल सकते कि विदाउट ह्यूमन कोडिंग और पूरा टूल ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, बट बहुत आसान हो जाएगा, लोगों के लिए आसान करना। ह्यूमन विल बी लाइक वैलिडेटर। वैलिडेटर, यस, कि पहले में 3 लोग चाहिए थे, वो अब 1 लोग काम कर पाएंगे। तो ऐसा आप में भी होएगा। तो आप ये शिफ्ट को कैसे देख रहे हो और कैसे हैंडल कर रहे हो, और आपका थॉट प्रोसेस क्या है शिफ्टिंग के पीछे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँ तो अगर हमारी जो प्रोडक्ट है टेम्पलेट इंडस्ट्री, वो ऐसा बोलना चाहूँगा वो ऑलमोस्ट
पूरी होने वाली है क्योंकि नाउ एआई एराज में काफ़ी सारे एमसीपी ऐसे आ गए, लवेबल आ गया है, ठीक है, और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रॉम्प्ट के सिंगल प्रॉम्प्ट से आपका लैंडिंग पेज वगैरह जनरेट कर दे सकती है. सो वी आर डिसाइडेड दैट थिंग कि हम ये चीज़ नहीं करेंगे इन फ्यूचर. हमने डिसाइड कर दिया था जब एआई चैट जीपीटी लॉन्च हुआ, तो विद इन 4 मंथ 5 मंथ हमने यूज़ किया चैट जीपीटी. हमारे डिज़ाइन वो कॉपी कर सकता है, बना सकता है. तो उसी टाइम पे हमने वो माइंडसेट सिलेक्ट कर दिया था कि एआई जो चीज़ कर सकता है वो हम कभी नेक्स्ट ईयर कभी नहीं बनाएंगे, नहीं मेहनत करेंगे. तो उसी टाइम पे हमने रिसर्च किया कि हमारा इंडस्ट्री टेम्पलेट लेवल का है तो हम उसमें क्या चीज़ कर सकते हैं. तो सेकेंड थिंग, एआई के पास वही नॉलेज है जो गूगल पे अवेलेबल है, उसके पास वही डिज़ाइन नॉलेज है, वही कोडिंग नॉलेज है जो गूगल पे अवेलेबल है. तो हम क्या करते हैं कि वी यूज़ दैट काइंड ऑफ क्रिएटिव डिज़ाइन, दैट काइंड ऑफ लाइब्रेरी जो जिसका नॉलेज एआई के पास नहीं है या तो फिर एआई बना नहीं सकता. जैसे कि वी आर क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ लैंडिंग पेज. रिसेंटली वी आर पब्लिश इन 2-3 वीक्स अगो. तो उसमें हमने फ्रेमर का एक मोशन करके लाइब्रेरी है, तो मोशन का यूज़ करके हमने ऐसे क्रिएटिव टेम्पलेट्स और वेबसाइट और लैंडिंग पेज जो भी बनाए, तो वो एआई की पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि एआई वो बना सकता है और उस बना टाइप. सकता है तो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा. मींस हाँ. उसको लाइक आई वुड से कि लवेबल का बनाया हुआ वेबसाइट आई कैन स्मेल फ्रॉम दी 1000 किलोमीटर्स अवे, राइट. वो सब सेम ही दिखता है. ओके, जो सो आनंद ने जैसे बताया ना कि हाँ, एक चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि डिज़ाइन इंडस्ट्री का ऑलमोस्ट 50-60% जो चंक है, ठीक है, जैसे आनंद ने बताया कि भी हम ये चीज़ नहीं बनाएंगे जो एआई बना सकता है. बट हाँ, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या होगा या तो फिर डाउन क्या हो सकता है, हमारा लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 40% हमारा सेल्स डाउन है, राइट. सो अगर आप कोई एमवीपी बना रहे हो तो आपको चलेगा, मेरा एवरेज लैंडिंग पेज चलेगा, राइट. मुझे सिर्फ चेक करना है कि भाई कितने यूज़र इसको प्रीफर कर रहे हैं, राइट. सो वो कस्टमर तो गया, ठीक है, और वो नहीं आएगा. ओके, कौन सा कस्टमर आपके पास आएगा जिसको यूनिक डिज़ाइन चाहिए, राइट. वो एक चीज़ हम गेन कर सकते हैं. सो हमने यूनिक बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस एज वेल एज दी क्रिएटिव वेबसाइट्स. अभी आपने देखा होगा कि एप्पल की जो वेबसाइट होती है ना, काफ़ी क्रिएटिव होती है, राइट. सो वैसे वैसे ब्लॉक्स, कंपोनेंट्स, रीयूजेबल टूल्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, वो हमने सीखना स्टार्ट कर दिया था लास्ट ईयर फ्रॉम द मिड. जैसे आनंद ने बताया मोशन का, राइट. सो वो एक चीज़ हमारे एडवांटेज में आई. दूसरी चीज़, हमने एआई को लेवरेज करना स्टार्ट कर दिया. हमने क्या किया कि लवेबल एंड बोल्ट जो है ना वो अभी तो वो लोग पेड़ पे मूव हो ही गए. इनिशियली वो लोग काफ़ी ज़्यादा फ्री टोकन्स एंड वो सब दे रहे थे. सो हमने सोचा कि भाई ऐसा कुछ कर सकते हैं इसमें जिसमें BYOK मॉडल हो, या तो लेट्स इट्स लाइक अ ब्रिंग योर ओन की, या तो फिर ब्रिंग योर ओन मॉडल, BYOM, राइट. सो वो लोकल LLM को यूज़ कर ले. तो हमने हमारा जो नॉलेज है उसको हम लोगों ने रेडी किया इन दी डेटाबेस विच कैन बी एक्सेस बाय द एआई, राइट. एंड जितने भी टूल्स है या तो फिर डिज़ाइंस है उससे हमने ट्रेन करवाया और हमारे MCP से उसको कनेक्ट किया. सो यूज़र क्या करेगा कि उसके लोकल LLM या तो फिर उसकी की को यूज़ करके VS कोड से प्रॉम्प्ट करके वो डिज़ाइंस बना सकता है. So using our MCP. So this is how we leverage that. फिर हम लोगों ने Figma plugin. सो MCP का मेन हमारा लॉन्च करने का रीज़न क्या है कि आउटसोर्स अभी काफ़ी सारे MCPs है जो, या फिर LLM है वो आपको वेबसाइट बना के दे सकता है. बट द थिंग इज़ कि अगर कोई भी AI टूल को आप कुछ भी प्रॉम्प्ट डाल के दोगे तो होता क्या है कि वो जो वेबसाइट या लैंडिंग पेज क्रिएट करता है वो उसमें पैडिंग का, मार्जिन का, फ़ॉन्ट साइज़ का, कंसिस्टेंसी का सब इश्यू उसमें होता है. तो हमारा जो LLM है उसके पास नॉलेज है कि फ़ॉन्ट साइज़ क्या यूज़ करनी है, प्राइमरी कलर कौन सा है वो क्या यूज़ करना है, बटन कौन से यूज़ करना है, एनिमेशन कौन से यूज़ करना है. तो व्हेनेवर यू राइट अ प्रॉम्प्ट फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिएटिंग लैंडिंग पेज और समथिंग, तो वो एकदम प्रॉपर जनरेट करके देगा रादर देन LLMs जो भी प्रोवाइडेड है. सो उससे बेटर, ज़्यादा अच्छा आउटपुट वो प्रोवाइड कर सकते और फ्लेवर सेम नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रेन किया है हमारे डिज़ाइंस के ऊपर, कस्टम डिज़ाइंस के ऊपर. हमने खुद की डिज़ाइन सिस्टम बिल्ड किए उसके बेस्ड ऑन. और सेकंड थिंग, हमने
डिज़ाइन के साथ साथ हम एआई और भी टूल्स इंटीग्रेट कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। सो रिसेंटली हमारे जो भी एक सेड सीएन स्टूडियो करके हमारा रिसेंट प्रोडक्ट है जो काफ़ी पॉपुलर है सेड सीएन इंडस्ट्री में। यस वो खुद का सेड सीएन जो क्रिएटर है वो भी हमारी थीम यूज़ करके वो भी बोल रहा है कि नहीं आपने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। सो उसके जो सेड सीएन स्टूडियो उसके जो डिज़ाइन सिस्टम है उसके अंदर हमें फिग्मा का एक प्लगइन बनाया है एआई को लेवरेज करके। तो वो प्लगइन क्या करता है कि फिग्मा के अंदर जो भी हमारे जो प्रीसेट्स ब्लॉक्स कंपोनेंट्स और टेम्पलेट्स है वो यूज़ करके आपने जैसे कि कोई एक लैंडिंग पेज या टेम्पलेट वगैरह कुछ भी क्रिएट किया और हमारा प्लगइन रन करके वो इजी वन ऑफ द सिंगल क्लिक के साथ वो पूरा वेबसाइट का कोड जनरेट कर सकता है सेड सीएन का। विद बाय लेवरेजिंग द Leveraging the सो AI. आप क्या करोगे कि फिग्मा में आपका जो पेज है उसको आप कस्टमाइज़ करोगे अपने ब्रांड के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से, एंड देन आप वो जो ब्लॉक है उसको सिलेक्ट करके आप एलएलएम को भेजोगे और हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है या तो फिर हमारे जो प्रॉम्प्ट रहते हैं कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपर्टीज़ एंड ऑल, वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, रीराइट करेगा और वापस से आपको कोड देगा। सो आप काफ़ी नियर बाय जनरेट कर पाओगे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट 95% नियर बाय। सो कंसिस्टेंसी वहाँ पे मैनेज होगा। एंड लास्ट चीज़ हम लोगों ने जो किया है हमारे एमसीपी में वो स्लैश कमांड है, स्लैश आई यू आई, इट्स लाइक इंस्पिरेशन। सो सेम चीज़ ना बने इसलिए वो इंस्पिरेशन भी लेता है हमारी डिज़ाइन से और नई चीज़ बनाता है। स्लैश एफ टी सी कमांड, सो वो फिग्मा टू कोड भी करता है। स्लैश एफ टी सी करके वी एस कोड में हमारे जो एम सी पी है उससे आप वर्कफ्लो आप बोल फिग्मा सकते हो का, उसको। हाँ वर्क फ्लो नहीं बट एम सी पी क्या करेगा, आप जो भी फिग्मा का लिंक दोगे ब्लॉक का वो लेगा और उसके अंदर से उसके पैरामीटर्स जो है डिज़ाइनिंग्स के वो ले करके फिर एआई को दे करके उसका कोड जनरेट करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी लेवरेजिंग द एआई इन डिज़ाइन इंडस्ट्री टू सस्टेन आवर सेल्फ, आई वुड से। एंड सबसे बड़ी चीज़ अगर डेवलपर्स को अगर ना पता हो तो एआई के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज क्या है आपको अगर मैं बोलूँ तो द फर्स्ट थिंग इज़ जावास्क्रिप्ट, उसमें फ्रेमवर्क रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस और उसमें यूआई लाइब्रेरी शेड सीएन, एंड अगर सीएसएस में टेलविंड, एचटीएमएल सीएसएस तो है ही चलो बट टेलविंड का नॉलेज उसके पास ज़बरदस्त है। सो वो इतना ज़्यादा उस पर ट्रेन हो गया है ना कि अगर आप ये टेक स्टेप में बिल्ड कर रहे हो ना तो यू कैन बिल्ड ईजीली, राइट। So Ajay, I would like to know from you and from you Anand also. मोस्टली लोगों को कहीं ना कहीं नॉलेज मिलता रहता है, जैसे कि इस पॉडकास्ट से मिल रहा है, बुक से मिलता है, कोर्स से मिलता है। सो इफ एनी पर्सन इज बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, विच काइंड ऑफ द 3 to 5 बुक्स वुड यू लाइक टू रिकमेंड? आई वुड सजेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिज़ाइन इंडस्ट्री से है पर्टिकुलर, तो मैं एक नेटफ्लिक्स ही काफ़ी पॉपुलर सीरीज़ है एब्स्ट्रैक्ट करके। सो वो मेनली रिकमेंडेड करूँगा क्योंकि वो सारे डिज़ाइनर्स को वो तो देखनी ही चाहिए। और सेकंड थिंग इज़ आई वुड लाइक टू से एटॉमिक हैबिट्स, दैट वाज अ रियली गुड। एंड वो जो बुक है उससे मैंने लर्न किया है कि एवरी डेली बेसिस पे इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट और ओन कंपनी, सो डेली बेसिस की आपकी जो हैबिट्स है वो कैसे आपको मैनेज करनी चाहिए। सेकेंड बुक वॉज रिच डैड पुअर डैड। दिस वन बुक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। सो अगर आपको बिजनेस करना है तो रिच डैड पुअर डैड इज़ द चेंज योर माइंड टू बिजनेस माइंडसेट। सो या आनंद ने जैसे जेनरिक बुक बता ही दिया है। मैं प्रोडक्ट माइंडसेट के लिए अगर ज़्यादा बताऊँ तो 0 to 1 विच इज़ अ बुक बाय थेल जर्नी। यही राइटर है जिसके साथ इलॉन मस्क ने पेपल बनाया था, यस, पीटर थे। राइट? पीटर थिल। या पीटर थेल। सो ये एक बुक है। दूसरी रीवर्क बाय द टीम ऑफ बेस कैंप एंड कंपनी ऑफ वन बाय जार्विस। सो दीज आर द बुक्स वो इंस्पायर्ड मी कि भाई छोटी टीम से ज़्यादा काम और इंडी और प्रोडक्ट आपको अगर बनाना है तो आप कौन सी चीज़ सीख सकते हो उससे। एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी टू नो दैट कि जो आपने लास्ट बुक मेंशन की द वन मैन आर्मी वाली, उसके अलावा सभी बुक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखी है। और जेनरिक बुक्स तो सारी मैंने पढ़ के रखी है। यस, एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग में पूछ लेना था, ये था कि व्हाई यू आर डूइंग दिस,
व्हाट इज योर मोटो एंड व्हाई यू आर कीप डूइंग? मोस्टली ऐसा अगर आपके जिससे पैसे किसी ने बना लो, मोस्टली क्या करेगा, रियल एस्टेट में डाल देगा, वेल्थ मैनेजर रख लेगा, स्टॉक्स में डाल देगा, अभी तो गोल्ड सिल्वर भी चल रहा है, उसमें आप डाल के अच्छा खासा रिटर्न भी बना सकते हो, लेकिन स्टिल यू आर रनिंग द कंपनी. व्हाट मोटिवेट्स यू? व्हाट इज योर विजन? ओके, सो सबसे पहली चीज़ जो थी, मेरा माइंडसेट ही पहले से ऐसा था कि मुझे कुछ ऐसा बनाना है विच कैन क्रिएट अ बैंक इन यूनिवर्स, राइट? सो मुझे सर्विस में ना, सर्विस इंडस्ट्री में, या तो फिर जो प्रोडक्ट नहीं बनाता था, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ क्लाइंट और द रिक्वायरमेंट. सो दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड द प्रोडक्ट, और मैंने प्रोडक्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया, और वहाँ पे मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो मिल रही है वो फ्रीडम है. ठीक है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी, freedom of experiments, freedom to choose the challenge, right? So those those are the biggest things that I am getting with them motivated. दूसरी चीज़ पार्थ आपने क्या बताया? What next? And Okay, so what's next, Anand? I would like to say, first of all, our mindset is problem solving mindset. So हमने बिजनेस इसीलिए चूज़ किया है क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे अगर कोई चीज़ रिपीटेटिवली करनी पड़ती है, तो उसको हम या तो फिर ऑटोमेशन प्रोडक्ट बनाते हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमें इन फ्यूचर काम आ सके. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट प्लानिंग है वो वैसा ही रहेगा कि हम जो भी प्रोडक्ट्स क्रिएट करने वाले हैं वो एआई को लेवरेज करके, या फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट बनाने वाले जो मींस उसके अंदर ऑटोमेशन वगैरह हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो. so this is something like a long term vision के why you are doing this. You want to make it like global. But each and every day में क्या होता है कि हम कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टीम का इशू आ गया, कोई दूसरा इशू आ गया, छुट्टी आ गई, तो चलो हम भी खेल लेते हैं, या फिर कुछ बाहर घूमने चले जाते हैं. Then during that time, what motivates you daily? द थिंग इज, जो सैलरीड पर्सन होता है, जो जॉब करता है, उसके लिए मोटिवेशन ये होती है कि 1 महीने की जॉब करने के बाद, हार्डवर्क करने के बाद कब मेरी सैलरी आएगी. जब मेरी सैलरी आती है तब मैं खुश फील करता हूँ और मोटिवेट फील करता हूँ. इन प्रोडक्ट बेस कंपनी सेम थिंग. मैंने प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दी, काफ़ी सारे हार्डवर्क किए, बट when I was get that first notification, buzzer notification कि हाँ ये फर्स्ट सेल हुआ. So हमारा seriously one thing is, every time I get up early in the morning, I saw my notification कि how many sales I get, Polar notification how many sales I get from the last night. Even during this 2 hour conversation, you get so many notifications. Yes. Yeah. और हम लोगों ने एक ऑटोमेशन भी बनाया था जब हम लोग प्रीवियस ऑफिस में थे. जैसे भी सेल होता है ना, तो पैसे खनकने की आवाज़ आती है coin का. Something like a Paytm में आता है जब. Right. Yes. And so with that, what's your MRR? ओके, सो आई वुड से कि हमारा जो कलेक्टिव MRR है, जैसे हमारा अराउंड 8 प्लेटफॉर्म्स है एंड मल्टीपल प्रोडक्ट्स है. कुछ फेल्स है, कुछ मीडियम सक्सीड है, कुछ काफ़ी ज़्यादा सक्सीड है. सो टिल डे वी हैव अचीव्ड 80K USD MRR, 18,000 MRR a month. It's almost $1 million a year. Yes, for the next year we are targeting something like that. We have made our goals for the achieving another 1 million in a year. Many people know about the journey about me or us for the earning $1 million. So first $1 million takes almost 8 years to achieve. Okay, second $1 million takes almost 4 to 5 years, and the next $1 million will take 1 year. Okay, so And this after is that, how it you will take 1 month. consider that. Okay, but the thing is कि over the period and with the help of expertise you understand how things work. Okay, so ऐसा कभी नहीं हो पाएगा कि from the single day or from the single year you become or you can get everything what you want. सबको टाइम देना पड़ेगा उसमें थोड़ा. बाकी और एक्सपर्ट, हाँ, विजन क्लियर होगा आपके एक्सपीरियंस से. और आपका अपना टोटल MRR कितना बताया?
टोटल एमआरआर अभी तक का हमारा 3 मिलियन का, सॉरी एमआरआर नहीं बोल सकते हम, टोटल जो रेवेन्यू है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोडक्ट फ्रॉम लास्ट 8 to 10 years हम लोगों ने $3 million क्रॉस कर दिया है. अमेजिंग. सो इट्स मोटिवेट फॉर द प्रोडक्ट मेकर की उसको मोटिवेशन मिले कि इतना पोटेंशियल है प्रोडक्ट बनाने में. राइट. और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि इन दिस AI एरा, राइट, मैंने एक जगह पे मार्क जुकरबर्ग का भी कोट पढ़ा था कि इन AI एरा अ सिंगल पर्सन कैन बिकम अ मिलियनर एंड बिलियनर इवन, राइट. हाउ? बाय यूजिंग द AI एजेंट, अ टीम ऑफ AI एजेंट्स, बाय लेवरेजिंग द AI. अभी ऐसा नहीं है कि भाई मुझे मार्केटिंग के लिए 10 लोगों की टीम चाहिए, इंजीनियरिंग के लिए 10 लोगों की टीम चाहिए. An indie hacker or a solopreneur with a lean team, by leveraging the AI, can build $1 billion product, $1 billion product, I would say, and हम लोग काफ़ी जल्द देखेंगे in future. Got it. So thank you so much, Anand and Ajay, for coming on this show. I personally learned more than 10 tools, and as you know, and let me explain to our audiences, हमारे CTO दक्षिश भी इधर बैठे हैं जो कि आपके प्री होस्ट रह चुके हैं. He note down more than 10 tools, so many actionable items that we personally learned. प्रोडक्ट को किस तरह से रिसर्च पे जाना है, टेंट किस तरह से फाइंड आउट करना है, उसका प्री मार्केटिंग किस तरह से करना है, मार्केटिंग किस तरह से करना है, प्राइसिंग डिसाइड कैसे करनी है, कंप्लायंस मैनेज कैसे करना है. सो इट्स समथिंग लाइक अ वर्कशॉप. एंड हमें इस आई थिंक नए मॉडल में इसमें आना पड़ेगा कि सबको क्या करेगा, एक साथ 100-200 लोगों को बुलाएं, एक साथ क्या बोलते हैं हैकाथन टाइम का लॉन्च करें या फिर वर्कशॉप रखें विथ यू. सो दैट कैन बी डन. सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड टीचिंग दैट टू अस.